Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I will start from the first round table conference, second round table conference and third round table conference. ये आज मैं कोशिश करूंगा कि हिस्ट्री का मैक्सिमम पोर्शन कंप्लीट हो जाए, मतलब कि मैं कंप्लीट ही करूं इसमें आफ्टर 1947, और हम जो हैं इकोनॉमिक्स का 3 लेक्चर आने के बाद जो हम ज्योग्राफी का स्टार्ट करेंगे। तो आज आपको थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रखना है क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन हम इसमें कवर करेंगे आज, ठीक है। तो चलो, आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज थ्रू ट्रिपल एस, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर फ्री एजुकेशन, हैविंग मोर देन 1,18,000 सब्सक्राइबर्स। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो, राइट। और कमेंट सेक्शन में लिखा करो कि आपको सेशन कैसा लगता है, क्योंकि आपका कमेंट सेक्शन में मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है, सो दैट हमें भी पता चले, ठीक है। दूसरे लोग कुछ बोल रहे हैं कि सर आप तेज नहीं चल रहे, मैं मुझे अपने हिसाब से चलने दो। तेज चलने का कोई मतलब ही नहीं है, मुझे पता है कहाँ कहाँ पर क्या चीज़ें हैं, क्योंकि ये तो नहीं है ना मैं आपको 3 घंटे लेक्चर पढ़ाऊंगा तो आपको सिर से ऊपर हो जाएगा। यहाँ से आप बाकी सब्जेक्ट्स भी दिन में पढ़ते हो, अगर मैं ही पढ़ाऊंगा तो फिर बाकी क्या पढ़ोगे? स्टैटिस्टिक्स है, करंट आप पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो मैं भी हिसाब तरीके से चल रहा हूँ, जिससे क्या हो जाए कि आपका जो है याद हो जाए। मेरा मेन मकसद ये है कि याद होने से, कॉन्सेप्ट को समझने से, ना कि रश में चलूंगा, ठीक है। आप लोगों ने पिछली बार भी एग्जाम दिया होगा, रश आपने बहुत किया होगा, लेकिन उससे कुछ मिला ही नहीं। यही 50, 60, 70 वो सबको आए हैं, वो 70 मार्क्स, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आप लोगों ने 70 मार्क्स लेकर आए तो बस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्क्स हो गए लेना 90 से अब उनको मार्क्स बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक्टिव रहो, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो अब, ठीक है। हार्ड वर्क भी और स्मार्ट वर्क भी, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट्स को रश नहीं करना होता है, समझना होता है आराम से। चलो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की हम बात करें, ये तो मैंने यहाँ तक बताया था। अब यहाँ पर मैंने कल बताया था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इतना आपको याद रखना है कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है, इतना आपको याद रखना है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है स्टार्ट हुआ था वो 12 नवंबर, याद रखो 12 नवंबर 1930 से लेकर टिल 13 जनवरी 1931। याद रखना इस चीज़ को, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चला। लेकिन अब आप कंफ्यूज हो जाओगे सर 1931 में है या 1930 में? नहीं, स्टार्ट हुआ था 1930 में। बस आपको इतना याद रखना है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में हुआ है, सबसे पहली बात ये है, ठीक। क्योंकि किन्होंने इसको बोला, अरविंद ने बोला था ना कि राउंड टेबल, अरविंद स्टेटमेंट आया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करो, किनको बोला गया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस को। अब देखेंगे कि जितने भी राउंड टेबल, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किसने पार्टिसिपेट किया। सबसे पहला 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, ठीक है। लोकेशन कहाँ पर? लंदन में, इंग्लैंड में हुआ है। नंबर उसके बाद किस किस के बीच में हुआ है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? आपको बोलना है ब्रिटिशर्स एंड इंडियंस के बीच में। ये नहीं आपको बोलना है इंडियन नेशनल कांग्रेस, आपको बोलना है ब्रिटिशर्स और इंडियंस के बीच में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। क्यों फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ? क्योंकि मैंने बोला था क्रीप्स था उसका नाम, अरे सॉरी, अरविंद स्टेटमेंट आया था। अरविंद स्टेटमेंट ने बोला कि आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करो, वहां पर हम साइमन कमीशन को ही डिस्कस करेंगे, जो भी हमने उसमें बातें बोले आप बताओ उसमें क्या चेंज लाने, किस तरीके से करना, आप भी वहां पर प्रेजेंट हो। तो अब यहां पर क्यों फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? टू डिस्कस साइमन कमीशन रिपोर्ट, जो कि साइमन कमीशन रिपोर्ट बनाया गया था, राइट। लेकिन आईएनसी क्या कर रहा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या कर रहा है? ये बायकॉट कर रहा है। क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आईएनसी ने पार्टिसिपेट किया था या नहीं किया था। आपको बोला इन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आईएनसी बायकॉटेड दिस कॉन्फ्रेंस, राइट। किसने फिर पार्टिसिपेट किया? हु पार्टिसिपेटेड इन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? नंबर फर्स्ट आपको याद रखना है, मुस्लिम लीग पार्टिसिपेटेड इन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम लीग की तरफ से कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना, याद रखना, ठीक है। और कौन था? आगा खान। याद रखना इस चीज को, मुस्लिम लीग की तरफ से फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, दैट वाज मोहम्मद अली जिन्ना और आगा खान, ठीक है।
और मोहम्मद अली अली ब्रदर्स जो खिलाफत मूवमेंट अली ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली ब्रदर्स जो खिलाफत मूवमेंट के साथ रिलेटेड थे। मुस्लिम लीग के साथ कौन था? आगा खान। मैंने बोला सलीमुल्लाह एंड आगा खान मुस्लिम लीग की फाउंडेशन डाली थी। ठीक है, अगर सलीमुल्लाह ऑप्शन में है तो सलीमुल्लाह डालो, अगर दोनों ऑप्शन में सलीमुल्लाह एंड आगा खान तो दोनों डालो सलीमुल्लाह एंड आगा खान। अगर अलग अलग है सलीमुल्लाह भी है और आगा खान भी, आपको सलीमुल्लाह ही डालना है, इतना आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देखो मुस्लिम क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग की तरफ से कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना था, ये अलग था। ये अलग एक पर्सन है मोहम्मद अली जिन्ना। ये मोहम्मद अली मतलब अली ब्रदर्स में से एक था, मोहम्मद अली जिसको बोलते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना अलग है और मोहम्मद अली अलग है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। और आगा खान भी था। अब आप बोलोगे सर इन्होंने पार्टिसिपेट क्यों किया? क्योंकि पार्टिसिपेट तो डेफिनेटली करेंगे। अगर कॉमन रिपोर्ट बनाया गया नेहरू रिपोर्ट, उसमें उन्होंने बोला कि नेहरू रिपोर्ट में कि हम नहीं चाहते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट मिले, लेकिन ये तो चाहते थे ना हमें सेपरेट इलेक्टोरेट की बात। तो डेफिनेटली ये तो अपने पर्पस के लिए तो जाएंगे, पार्टिसिपेट तो करें, देखेंगे क्या हो जाएगा वहां पर, लेकिन पार्टिसिपेट फिलहाल करते हैं। डिप्रेस्ड क्लास मतलब जो आज दलित का क्लास जो है, हारी जन जिनको जनरली नाम बोला जाता है, तो उनको कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? बी आर अम्बेडकर। तो दैट मीन्स फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बी आर अम्बेडकर ने भी पार्टिसिपेट किया है। आई होप आपको ये सेशन समझ आ रहा है अच्छे से। अगर समझ आ रहा है तो सबसे पहले क्या करो, लाइक करो। लाइक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इतना एफर्ट्स देते हैं तो लाइक तो करना ही पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है? उससे क्या होता है, हम भी थोड़ा सा बूस्ट हो जाते हैं। नहीं, बच्चों को सेशन पसंद आता है तो हम इससे अच्छा जो है सेशन लेकर आएंगे, ठीक है ना? ठीक, तो ये हो गया यहाँ तक। उसके बाद हम आगे लेकर चलूंगे, तो यहाँ मैं लेकर आ रहा हूँ हिंदू। देखो पार्टिसिपेट किसने किया था? मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट किया था। हिंदू महासभा ने भी पार्टिसिपेट किया था। हिंदू महासभा रिप्रेजेंट बाय मोहन जी, याद रखना। हिंदू महासभा को किसने रिप्रेजेंट किया था? मोहन जी था हिंदू महासभा की तरफ से। उसके बाद प्रिंसेस वर रिप्रेजेंटेड बाय दीवान्स ऑफ हैदराबाद एंड मैसूर रेस्पेक्टिवली। जो प्रिंसली स्टेट्स के जो दीवान थे, प्रिंसली स्टेट्स के जो हेड जो थे, जो बादशाह जो थे, वो रिप्रेजेंट करते थे। कौन कहाँ का प्रिंस था? आपको बोलना है हैदराबाद का देवान और मैसूर जो है वहां के प्रिंसेस ने पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि वो भी अपना जो उनका इंटरेस्ट था उसको भी बचाने के लिए उनने जो भी उनकी डिमांड्स थी, जो भी उनका इंटरेस्ट जो था, वो डिस्कस करने के लिए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चले गए। मुस्लिम लीग का जो अपना इंटरेस्ट था वो चले गए वहां पर, ठीक है। डिप्रेस्ड क्लास का जो अपना इशू था वो वहां पर चले गए, लेकिन एक्सेप्ट आईएनसी नहीं चला गया, ठीक है। यहाँ पर याद रखो कॉन्फ्रेंस एंडेड विथ नो रिजल्ट। इस कॉन्फ्रेंस में कोई भी फायदा नहीं हुआ, कोई भी फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिला। मतलब ये है कि जो इन्होंने डिमांड्स की होगी ब्रिटिशर्स ने वो एक्सेप्ट नहीं किया होगा, दैट्स वाई इसको हम बोलते हैं कोई भी फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिला। और ये भी बोला जाता है कि एक्चुअली उनको जो बात करनी थी वो इनको आईएनसी के साथ बात करनी थी, उनको आईएनसी को ये करना था, कन्विंस करना था किसी तरीके से। लेकिन जब आईएनसी की तरफ से कोई गया ही नहीं, गांधी जी जब गया ही नहीं, तो क्या करना था वहां पर? तो इसीलिए इसको जनरली बोला जाता है कि इसमें कोई फ्रूटफुल क्वेश्चन अगर आएगा कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या फाइनल रिजल्ट निकला, आपको बोलना कोई भी फाइनल रिजल्ट नहीं निकला, ठीक है। विदाउट एनी रिजल्ट दिस कॉन्फ्रेंस वाज एंडेड, ठीक है। हु पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? आपको बोलना मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, डिप्रेस्ड क्लास एंड प्रिंसली स्टेट्स वेर रिप्रेजेंटेड इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राइट। और उसके बाद आपको बोलना है कि आईएनसी ने क्या किया, आपको बोला आईएनसी ने बाइकआउट किया। आई होप यहाँ तक फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपके जहन में आया होगा। अब हम चलेंगे, ये तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गया, लेकिन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद उसी के साथ क्या होता है? दिल्ली पैक्ट। मैंने ऑर्डर तो बताया था, लेकिन है क्या दिल्ली पैक्ट, ये तो समझना है। समझ आ रही है बात? क्योंकि अब आईएनसी ने पार्टिसिपेट तो नहीं किया। मैंने कल बोला था आपको कुछ, वो ऑर्डर मैंने बोला था, क्रोनोलॉजी वो तो अलग था, वो मैंने एक ऑर्डर बताया आपको किस तरीके से याद रखना है। लेकिन एक्चुअली में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो पढ़ा, मतलब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तो पार्टिसिपेट नहीं किया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। अब देखो क्या पैक्ट होता है जिसको बोलते हैं हम दिल्ली पैक्ट, याद रखना। गांधी और अरविंद के बीच में, ठीक है, लॉर्ड अरविंद था और गांधी जी। क्वेश्चन आ जाता है कब हुआ था, आपको बोला 1931 में हुआ था। अब यहाँ पर डिस्कशन देखो, ध्यान से समझो, मैं यहाँ पर कुछ भगत सिंह के बारे में बताऊंगा, आपको बिल्कुल कंसंट्रेशन रखनी है यहाँ पर। लॉर्ड अरविंद ने क्या बोला, देखो ब्रिटिशर्स ने बोला, ये अंदर की बात समझो, ब्रिटिशर्स ने बोला अरविंद को किसी भी तरीके से मोटिवेट कराओ, गांधी जी को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, वो हमारे सामने है जो हम बात करेंगे। क्योंकि पहले तो उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसके बाद जब अरविंद सॉरी ये पौना दिल्ली पैक्ट जो आता है, ये कब आता है? ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद आता है, ठीक है। तो ब्रिटिशर चाहते थे कि हम आईएनसी के साथ बात करें, तो वो किसको, अरविंद को भेज रहे हैं, अरविंद को बोल रहे हैं कि किसी भी तरीके से उनको मोटिवेट करो और उनको कन्विंस करके यहाँ लेकर आओ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। अब अरविंद आता है, अरविंद किसके साथ बात करता है? गांधी जी के साथ बात। पैक्ट क्या बनता है? दिल्ली पैक्ट। क्यों? दिल्ली में हुआ था, बस इतना याद रखना। किस एग्जैक्ट डेट कौन सा है वो याद नहीं रखना, बस इतना ईयर आपको याद रखो, उतना काफी है।
अरविंद तैयार हो जाता है। अरविंद एग्री टू रिलीज आर पॉलिटिकल प्रिजनर्स। गांधी, क्योंकि मैंने क्या बोला था, जब एंटी साइमन कमीशन हुआ था, बहुत सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को क्या किया था, अरेस्ट किया गया था। सिविल डिसोबीडेंस मैंने बोला था, सिविल डिसोबीडेंस भी क्या किया था, जब बिल्कुल मतलब बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट किया गया था, राजगुरु सुखदेव, और उनको अरेस्ट मतलब उनको फिर उनको भी अरेस्ट किया गया था। तो यहाँ पर अरविंद तैयार हो, गांधी जी उसको बोल रहा है ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं पार्टिसिपेट करूंगा। कहाँ पर? मैं कहाँ पर पार्टिसिपेट करूंगा? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये गांधी जी बोल रहे हैं। ये गांधी जी किसको बोल रहा है? ये अरविंद को बोल रहा है कि मैं पार्टिसिपेट करूंगा। लेकिन गांधी जी बोल रहे हैं तब मैं पार्टिसिपेट करूंगा जब आप क्या करो, जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जो भी आपने पॉलिटिकल लीडर्स को बंद रखा है, उनको रिलीज करना है। अरविंद बोल रहा है बिल्कुल ठीक है, मैं उनको रिलीज करूंगा। लेकिन अरविंद बोल रहा है एक्सेप्ट 3, राजगुरु, भगत सिंह एंड सुखदेव, उनको मैं रिलीज नहीं करूंगा। गांधी जी बोल रहा है बिल्कुल ठीक है, मत करो। यहां पर ब्लेम किया जाता है गांधी जी पे। उसके पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो उस टाइम अगर उनको बोलता, उनको फोर्स करता, वो भगत सिंह को भी छुड़ा देता। उसके बाद ही भगत सिंह को क्या हो गई थी? फांसी हो गई थी। इस साल, सॉरी इस साल नहीं, आज के डेट पे ना 23 मार्च को। आ रही बात समझ? तो इस ये इसको इसके ऊपर एक ये समझो कि उसके पास चांस था गांधी जी के पास, लेकिन बट पता नहीं उसने क्या, बुक्स अलग अलग अपने अपना अपना लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें आप कॉन्ट्राडिक्शन ठीक ठाक है, तो उसमें आप लोग घुसना नहीं है। बट स्टिल आप ये बोल सकते हो कि अगर वो तैयार हो गया था लॉर्ड अरविंद सभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करने के लिए, तो फिर मसला क्या था? भगत सिंह और राजगुरु को क्यों रिलीज नहीं किया गया? ठीक है, अगर उन सॉन्डर्स तो मर गया तो, लेकिन अभी उनके पास एक अपॉर्चुनिटी थी। तो ये भी एक कंट्रोवर्शियल ही था फिर। लेकिन अभी अब इतना याद रखो, तो अरविंद तैयार हो गया, मैं पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करूं। क्वेश्चन आएगा कि जब दिल्ली पैक्ट हुआ था, क्या भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को रिलीज किया गया? आपको बोलना नहीं, उनको रिलीज नहीं किया गया। बाकी जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको रिलीज किया गया। गांधी जी ने क्या बोला? गांधी जी तैयार हो गए, ठीक है मैं, क्योंकि क्या चल रहा था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था ना, डांडी मारे स्टार्ट किया था, उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उसी के साथ स्टार्ट हुआ था। तो गांधी जी ने बोला ठीक है, मैं सीडीएम को विड्रा करूंगा, मतलब सिविल डिसोबीडियंस को विड्रा करूंगा, और आप पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करो। दोनों तैयार हो जाते हैं, एक बातचीत होती है, ठीक है। और गांधी जी बोल रहे हैं ठीक है, मैं पार्टिसिपेट करूंगा सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। यहां तक दिल्ली पैक्ट समझ में आया? चलो, अब दिल्ली पैक्ट के बाद तैयार हो गया गांधी जी, अब क्या करिएगा गांधी जी? सेकंड राउंड टेबल कौन, क्योंकि इसने तो कोई कंप्रोमाइज तो किया होगा ना, ठीक है, सेटलमेंट तो किया है किसने? अरविंद के साथ। अब कहाँ चला जाएगा गांधी जी? गांधी जी चला जाएगा सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को पार्टिसिपेट करने के लिए। चले हम सेकंड राउंड, अब फिर से लंदन चले जाएंगे, ठीक है। फिर से हम फ्लाइट में बैठे लंदन में चले जाएंगे, तो चले गए हम लंदन। अब देखो लंदन में क्या होता है। अटेंडेड बाय गांधी जी एंड सरोजनी नायडू। मैंने पहले बोला था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किसने पार्टिसिपेट किया? गांधी जी ने आईएनसी की तरफ से पार्टिसिपेट किया था, अलॉन्ग विद सरोजनी नायडू। इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, जब मैं एमसीक्यू सेशन लेकर आऊंगा उसमें सभी चीजें आपको सीधा आप टिक करोगे आंखें बंद करके, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, जो भी गांधी जी की क्या, जो भी गांधी की डिमांड्स थी वहां पर, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने उन डिमांड्स को एक्सेप्ट नहीं किया। क्या डिमांड्स थी, यहाँ पर आपको घुसना नहीं है, वो राइटिंग आंसर राइटिंग के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर आपको उन डिमांड्स को, क्या कौन सी डिमांड्स थी, वो वहां पर छोड़ो, वो यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं। जनरली आपके दिमाग में आना चाहिए जो इनके पास क्या था। आप बोल सकते हो कि एक्चुअली डिमांड्स वही होंगे जो नेहरू रिपोर्ट में था, वही बातें लेकर गए होंगे वहां पर फिर से, ठीक है, वही आप समझो। ब्रिटिश गवर्नमेंट रिफ्यूज डिमांड फॉर फ्रीडम ऑन द बेस ऑफ इमीडिएट ग्रांट ऑफ डोमिनेंट स्टेट्स। क्योंकि उन्होंने क्या बोला था, हमें डोमिनेंट स्टेटस चाहिए, कि उन्होंने बोला था नेहरू रिपोर्ट में, और यही बात लेकर गया वहां पर। इसने बोला कि हमें इमीडिएट क्या चाहिए? डोमिनेंट स्टेटस चाहिए, ठीक है, विद इन नो टाइम हमें डोमिनेंट स्टेटस चाहिए। ब्रिटिशर्स बोल रहे नहीं, इमीडिएट तो हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, हम देखेंगे, हम प्रोवाइड, ब्रिटिशर्स नहीं मना कर रहे हम नहीं प्रोवाइड, ब्रिटिशर्स बोल रहे हम प्रोवाइड तो करेंगे, हम डोमिनेंट स्टेटस दे देंगे आप लोगों को, ठीक है। लेकिन कब, ये पता नहीं है कब। जनरली ये बोल रहे कि आगे देखो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अभी ये पता नहीं था। तो अब गांधी जी कंफ्यूज था। गांधी जी को पहले ही पता था ना 1917 में, कि जब मैंने इनको सपोर्ट किया था, किसमें? फर्स्ट वर्ल्ड वार में सपोर्ट किया था। फिर जब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जब वार खत्म होने के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा था हमें क्या लाएंगे, रिफॉर्म्स लाया जाएगा, सेल्फ गवर्नमेंट दिया जाएगा, ये गांधी का एक आइडियोलॉजी थी। लेकिन फिर क्या हुआ, जो ही फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हो गया 1919 में, क्या किया गया, उनने ब्लैक लॉ लेकर आ गए वो। तो गांधी जी को उनके ऊपर भरोसा ही उठा था उस टाइम पे,
ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि हम क्या करेंगे इस टाइम पे 1931 में, मतलब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो 1931 में हुआ है। ठीक है, गांधी जी ने क्या बोला, गांधी जी इन्होंने बोला कि हम इमीडिएट हम ये नहीं प्रोवाइड करेंगे, क्या बोलते हैं इसको, डोमिनेंट स्टेटस। तो इसकी वजह से गांधी जी जो है परेशान हो जाता है और वो क्या करता है, और गांधी जी वहां से उठ के वापस आ जाता है अलॉन्ग विद सरोजनी नायडू। कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकला है। अब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किसकी वजह से खत्म हो जाता है, क्योंकि कोई ना कोई तो बात तो करनी होगी, कुछ ना कुछ फाइनल डिसीजन तो लेना होगा ना ब्रिटिशर्स को, क्योंकि गांधी जी ने तो नहीं माना, लेकिन ब्रिटिशर्स ने फाइनल डिसीजन क्या लिया, वो एक नया अनाउंसमेंट लेकर आया जिसको बोलते हैं राम से मैकडोनाल्ड अनाउंसमेंट। राम से मैकडोनाल्ड राम से मैकडोनाल्ड अनाउंसमेंट लेकर आते। क्वेश्चन आ जाता है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंडेड विथ अगस्त ऑफर, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सॉरी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंडेड विथ राम से मैकडोनाल्ड अनाउंसमेंट। आपको बोलना है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंडेड विथ राम से मैकडोनाल्ड अनाउंसमेंट। अब ये क्या था, ये राम से मैकडोनाल्ड अनाउंसमेंट, लेट अस सी। ठीक है, अब देखो राम से मैकडोनाल्ड अनाउंसमेंट क्या था, इसने क्या बोला, मतलब ब्रिटिशर्स ने क्या बोला, उन्होंने बोला फॉर्मेशन ऑफ 2 न्यू मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस। हम क्या करेंगे, 2 न्यू मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस हम प्रोवाइड करेंगे, उनकी फॉर्मेशन करेंगे। मतलब जहां पर मुस्लिम्स थे माइनॉरिटी में थे, उन्होंने बोला हम क्या करते हैं, हम मुस्लिम्स को मेजॉरिटी में रखेंगे। ठीक है, 2 प्रोविंसेस में, याद रखो नए मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस हम बनाएंगे। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जिसको बोलते हैं NWEF, आपने देखो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में हम क्या करेंगे, 2 मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस को हम फॉर्मेशन करेंगे। ये पहली बात थी किसका, राम अनाउंसमेंट का। किसके अनाउंसमेंट का, राम से मैकडोनाल्ड अनाउंसमेंट। समझ आ रही है बात, पूरा फोकस रखो, पूरी कंसंट्रेशन रखो मैं क्या बोल रहा हूं। आगे देखो, ठीक है, सेटिंग अप ऑफ एन इंडियन कंसल्टेटिव कमेटी, एक कमेटी बनाएंगे हम। इतना आप याद रखो, सिर्फ इसकी ये बात बोली गई है, हम क्या बनाएंगे, एक कमेटी बनाएंगे जिसको नाम रखा गया है इंडियन कंसल्टेटिव कमेटी। बस इतना याद रखो, ये पॉइंट्स है। थर्ड, setting up of 3 expert committees on finance, franchise and states। इन्होंने बोला 3 एक्सपर्ट कमिटीज हम बनाएंगे, फाइनेंस पे, फ्रेंचाइज पे और स्टेट्स के ऊपर। मतलब ये बोल रहे हैं हर जगह पर कमेटी बना रहे हैं। इन जनरल आप याद रखो, ये खुद चाहते हैं खुद कंट्रोल रखना। फिर से वही बात हो रही है, क्योंकि ये हर जगह पर फाइनेंस पे भी कमेटी, फ्रेंचाइज पे भी कमेटी, स्टेट्स के ऊपर पे भी कमेटी, तो एक्सपर्ट कमिटीज बिठाए जाएंगे। अब आगे देखो, फोर्थ, होल्डिंग आउट द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ए यूनिलेटरल ब्रिटिश कम्युनल अवार्ड इफ इंडियंस फेल टू एग्री ऑन द माइनॉरिटी इश्यूज। अगर मतलब ये जनरली बोला जाता है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने माइनॉरिटी के इश्यूज जो है, जो भी उनके इश्यूज जो उनको क्या बोल सकते हैं, उसको रेक्टिफाई नहीं कर पाते। ठीक है, अगर वो फेल हो रहे हैं कि जो माइनॉरिटी के इश्यूज, जो भी माइनॉरिटीज के इश्यूज है, अगर इंडियंस अगर एक सेकंड रुको, हाँ, तो यहाँ पर क्या बात करें, ये बोल रहे कि हम क्या लेकर आएंगे, हम एक कम्युनल अवार्ड लेकर आएंगे। ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहली बात इसने बोला मुस्लिम 2 न्यू मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस की फॉर्मेशन की जाएगी जिसको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बोला जाता है। नंबर 2 उन्होंने बोला हम कंसल्टेटिव कमेटी की बनाएंगे। ठीक है, तीसरा बोला उन्होंने हम क्या बनाएंगे, 3 एक्सपर्ट कमेटी बनाएंगे फाइनेंस, फ्रेंचाइज और स्टेट में। चौथा उन्होंने बोला हम क्या लेकर आएंगे, कम्युनल अवार्ड लेकर आएंगे। ये किसमें है, राम से मैकडोनाल्ड अनाउंसमेंट के कुछ पॉइंट्स थे। अब लेकिन हम क्या पढ़ेंगे, कम्युनल अवार्ड था क्या था ये कम्युनल अवार्ड, ये हमें समझना। और पूना पैक्ट क्या है, ध्यान से समझो। जनरली हम क्या बोलते हैं, जैसे डिप्रेस्ड क्लास मतलब BR अम्बेडकर, उसकी डिमांड थी हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। मुस्लिम्स बोल रहे हैं हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। हिंदू महासभा अपने हिसाब से बोल रहे हैं हमें ये चीज़ चाहिए। प्रिंसली स्टेट्स अपने हिसाब से बोल रहे हैं हमें ये चीज़ चाहिए। अब ब्रिटिशर्स बोल रहे हैं कि हम इन डिमांड्स को हम इस तरीके से चलेंगे। अब जिसकी जो डिमांड्स है, आ रही बात समझ। अब देखो यहाँ पर इस कम्युनल अवार्ड में क्या होता है, और गांधी जी जब जेल में होता है फिर होता क्या है, किस तरीके से यहाँ पर अब इंटरेस्टिंग है, आप देख लो। 16 अगस्त 1932, याद रखना कम्युनल अवार्ड का डेट याद रखना है, 16 अगस्त 1932 मैकडोनाल्ड अनाउंस्ड द प्रपोज्ड
announced the proposed on minority representation known as communal award. उसने बोला जो भी minorities है, क्योंकि मुस्लिम्स क्या है इंडिया में minorities में थे, सिक्स क्या थे minority में थे, क्रिश्चियंस क्या थे यहाँ पर minority में थे, डिप्रेस्ड क्लास क्या था वो minorities में थे यहाँ पर. इन्होंने बोला हम क्या करेंगे, अब हम रिप्रेजेंटेशन माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन को लेकर आएंगे और उसी माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन को ही क्या नाम देते हैं, कम्युनल अवार्ड नाम देते हैं. नंबर सेकंड पॉइंट्स में मैंने लिखा, बिल्कुल मैंने इसको आसान भाषा में लिखा है. इसने क्या बोला, अब इस कम्युनल अवार्ड में क्या कहने का मतलब क्या था इसमें, इतना याद रखना. कम्युनल अवार्ड किन के रिलेटेड था, आपको बोला माइनॉरिटी, जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज थी उनके रिलेटेड है. क्योंकि इंडियंस उनका इशू अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस उनका इशू सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, उनकी डिमांड्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जो भी वो चाहते हैं वो उस हिसाब से नहीं चल रहे, तो उन्होंने बोला कम्युनल अवार्ड लेकर आएंगे. अब कम्युनल अवार्ड देखो, टू डबल द एग्जिस्टिंग सीट्स इन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर. इन्होंने बोला हम क्या करेंगे, जो प्रोविंसेस में जो लेजिस्लेचर है, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में हम क्या करेंगे, जो भी सीट्स होती है उनको डबल करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर 5 सीट्स मुस्लिम्स के लिए है, उनको 10 सीट्स रखेंगे. अगर 3 सीट्स हैं क्या बोलते हैं डिप्रेस्ड क्लास के लिए, उनके लिए 6 लाएंगे. अगर 6 के लिए 6 सीट्स है, उनके लिए 12 लेकर आएंगे. मतलब ये बात की गई कम्युनल अवार्ड में, जो भी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में उसको सीट्स को डबल किया जाएगा. सबसे पहला पॉइंट किन के लिए, माइनॉरिटीज के लिए. ठीक है, यही होता है ना माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन. टू कीप द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द माइनॉरिटीज के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम लेकर आएंगे. इन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, जितने भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज उनके लिए क्या करेंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट. क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कहां पर की गई है, ये रामसे मैकडोनाल्ड अनाउंसमेंट था, ये कम्युनल अवार्ड था, आपको बोलना ये कम्युनल अवार्ड था. ठीक है, इतना आपको याद रखना है. ठीक है, तो सेपरेट इलेक्टोरेट की यहाँ पर बात की गई. अब क्वेश्चन है यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है, थोड़ा सा मैं आइडिया दे तो सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है. जो एक कम्युनिटी होती है, फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम कम्युनिटी की बात करेंगे, या हम किसकी बात करेंगे, डिप्रेस्ड क्लास की बात करें, दलित्स की बात करेंगे. ठीक है, अब ये क्या बोल, इनको पता है कि हमें रिप्रेजेंटेशन तो नहीं मिलेगी अगर हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ रहेंगे, इंडियंस के साथ रहेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें रिप्रेजेंटेशन तो नहीं मिलेगी. हम क्या चाहते हैं, क्योंकि उनको पता, हम ये चाहते हैं कि अब हम क्या करेंगे, हम एक अपना लीडर चूज करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर सपोज 3 सीट्स हैं मुस्लिम्स की, तो ये क्या करेंगे, इन 3 सीट्स के लिए क्या करेंगे, सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट को ही चूज करेंगे. बात समझो इस बात को, ना कि सपोज यहाँ पर आईएनसी का भी कैंडिडेट होगा, हिंदू महासभा का भी कैंडिडेट होगा, डिप्रेस्ड क्लास का कैंडिडेट भी होगा. तो ये इनका ये कहना था कि नहीं, जो सेपरेट इलेक्टोरेट होता है उसमें क्या होता है, जितनी भी सीट्स है मुस्लिम्स की, उन तीनों के 3 सीट्स के लिए कौन रिप्रेजेंटेशन उठेगा, सिर्फ मुस्लिम लीडर से उठेंगे और उन्हीं को वोट डालेंगे. फिर जो जीता, सपोज कैंडिडेट ए, कैंडिडेट बी, कैंडिडेट सी, ये जब तीनों मुस्लिम से, फिर जो हारे जो जीते उनको उसके साथ मतलब नहीं था, लेकिन ये चाहते थे हमारे ऊपर जो रूल करे वो मुस्लिम ही हो. ये इसका मतलब होता है सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब, द कम्युनिटी टू विच द इलेक्टोरेट बिलोंग्स would choose their own leaders in an election in which candidates of only their community would be allowed to contest. बात समझ में आ रही है, इसका मतलब क्या होता है, उसी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव होगा और उसी कम्युनिटी के लोग उसमें इलेक्शन में कंटेस्ट करेंगे. अब आप बोलोगे सर वहां पर तो हिंदूज वोट डालेंगे, क्योंकि हिंदूज की मेजॉरिटी है, मुस्लिम्स की माइनॉरिटी, तो वहां पर हिंदूज वोट डालेंगे. मैं वोट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं यहाँ पर जो कंटेस्ट इलेक्शन करेगा वो उसी कम्युनिटी का होगा, मुस्लिम कम्युनिटी का के मेंबर जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, वही रिप्रेजेंटेटिव्स उठेंगे इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए, वही कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन को. आ रही बात समझ, ठीक है. तो लेकिन यहाँ पर बात ये आ रही है कि क्या ये तो मैंने बोला कि सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई यहाँ पर. नंबर थर्ड, ग्रांट वेटेज टू मुस्लिम्स इन द प्रोविंसेस वेयर दे आर इन माइनॉरिटी. ठीक है, जहाँ पर भी मुस्लिम्स माइनॉरिटी में, सपोज लोकेशन ए लिखो, लोकेशन बी लिखो, लोकेशन सी लिखो, लोकेशन डी लिखो, जिस जिस लोकेशन में, इन चार लोकेशन में से सपोज 2 लोकेशन सी और डी लोकेशन ऐसी है जहाँ पर मुस्लिम्स क्या है, माइनॉरिटी में. जब मुस्लिम्स माइनॉरिटी में है उन प्रोविंसेस में, सी और डी प्रोविंस, सपोज यहाँ पर मुस्लिम्स माइनॉरिटी में है, यहाँ पर इनको क्या दिया जाएगा, एक एक्स्ट्रा वेटेज दी जाएगी. किनको, मुस्लिम्स को वेटेज दी जाएगी, किसमें, माइनॉरिटीज में भी. ये एक्चुअली क्या था, एक्चुअली आपको अगर आप पढ़ो मोहम्मद अली जिन्ना की एक बुक है,
तो यहाँ पर तो हमें नहीं पढ़ना पड़ता है हिस्ट्री में, लेकिन यहाँ पर एक वो ट्रिकी गेम खेलता है, ट्रिकी गेम इन द सेंस कि वो बिल्कुल एक अलग तरीके से ब्रिटिशर्स को मोटिवेट करता है। और जब इंडिया की इंडिपेंडेंस की बात करूंगा फिर मैं बताऊंगा कि किस तरीके से। अब देखो ना, जब इंडिपेंडेंस डे होता है 14 अगस्त तो होता है और 15 अगस्त तो होता है। अब देखो पहले पाकिस्तान का ही अनाउंसमेंट किया जाता है इंडिपेंडेंस का, वो भी उस टाइम मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगा आपको, उस टाइम पे उसको बोला भी जाता है कि जब इंडिपेंडेंस होती है कि फिर जब उस टाइम लॉर्ड माउंट बेटिन शायद वहां पर जाता है, जब उसको वो एज ए प्राइम मिनिस्टर का वो ले लेता है, शपथ लेता है, या उनको अनाउंसमेंट किया जाता है प्राइम इंडिपेंडेंस का, फिर इसको बोला भी जाता है कि आपने तो क्या बोलते हैं आपने तो बड़ी चालाकी की है। मोहम्मद अली जिन्ना को बोला जाता है कि उस ब्रिटिशर्स के ज़रिए से मोहम्मद अली जिन्ना बोला हाँ ये तो करना ही पड़ा। ठीक है, अगर आप मैं आपको मूवी का नाम बताऊंगा, आपको उसमें आप आइडेंटिफाई करोगे वो चीज़ वहाँ पर लास्ट पे किस तरीके से बोला, मतलब यहाँ से वो अपना एक अ, अंदर मतलब ये बोल सकते हो कि अलग तरीके से वो थोड़ा सा खेलने लगा आगे आगे। ठीक है, वो किस तरीके से ब्रिटिशर्स के अंदर वो एक साइड से एक बात करता था, लेकिन जब दूसरी बात करनी होती थी, जब एक्चुअल में कर रहा होता था वो मानता ही नहीं था। अब बताऊंगा मैं आगे। ठीक है, डायरेक्ट एक्शन प्लान की जब मैं बात करूंगा ना वहां पर मैं समझाऊंगा आप लोगों को। बस वो टर्निंग पॉइंट था कि जिसकी वजह से एक अलग सी कंट्री डेवलप हो गई। छोड़ो अब उस बात को, देखते हैं आगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर हाँ ये हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है फिर, हाँ टू रिकॉग्नाइज डिप्रेस्ड क्लास एज माइनॉरिटी क्लास। इसने क्या बोला, देखो ब्रिटिशर्स ने क्या बोला यहाँ पर, इस कम्युनल अवार्ड, याद रखना कम्युनल अवार्ड को दूसरा नाम बोला जाता है मैकडोनाल्ड अवार्ड भी। मैकडोनाल्ड अवार्ड भी कम्युनल अवार्ड को बोला जाता है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कम्युनल अवार्ड इज आल्सो कॉल्ड एज मैकडोनाल्ड अवार्ड। ठीक है, अब यहां पर देखो, टू रिकॉग्नाइज डिप्रेस्ड क्लास एज माइनॉरिटी कम्युनिटी एंड मेक देम एंटाइटल्ड टू द राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, ये भी कम्युनल अवार्ड में बोला जाता है कि जो क्या बोलते हैं उसको, माइनॉरिटी कम्युनिटीज में कौन आता है, ठीक है सॉरी डिप्रेस्ड क्लास को भी कंसिडर किया गया है माइनॉरिटी कम्युनिटी। जैसे मुस्लिम्स को माइनॉरिटी कम्युनिटी, इसी तरीके से डिप्रेस्ड क्लास जो है, जो दलित जनरली जिनको आज आप बोलते हो, उनको क्या दिया गया एज ए माइनॉरिटी कम्युनिटी, और इनको एक एंटाइटलमेंट दिया गया है। क्या इसको बोला गया कि सेपरेट इलेक्टोरेट इनको भी दिया जाएगा। यह कम्युनल अवार्ड का अनाउंसमेंट है। लेकिन क्वेश्चन यहां पर है कि गांधी जी का रेस्पॉन्स इसके ऊपर क्या था। गांधी जी नहीं चाहता था कि सेपरेट इलेक्टोरेट मिले, क्योंकि उसको पता है ये अलग अलग, ये तो ब्रिटिशर्स एज ए वेपन का यूज करेंगे। ठीक है, जब हम इंडिपेंडेंस की बात करें, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करेंगे, लेकिन अगर ये सेपरेट इलेक्टोरेट ब्रिटिशर्स इनको दे रहा है, तो इन्हीं लोगों को ब्रिटिशर्स कल यूज करेंगे हमारे अगेंस्ट और आपस में दंगे हो जाएंगे। ठीक है, तो इस खासकर वो डिप्रेस्ड क्लास, जब उसने सुना, अभी तक डिप्रेस्ड क्लास का ऐसा नहीं था, लेकिन जब उसने सुना कि डिप्रेस्ड क्लास को भी सेपरेट इलेक्टोरेट मिल रहा है और वो भी डिमांड कर रहे हैं कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, तो दैट मीन्स यहाँ पर ये बात जो है गांधी जी को अच्छी बिल्कुल नहीं लगती है। गांधी जी इस सभी चीजों को ऑब्जेक्शन करता है। तो गांधी जी ऑब्जेक्शन सुनो यहाँ पर। ठीक है, गांधी जी सेड डिप्रेस्ड क्लास आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ हिंदू सोसाइटी। यहाँ पर गांधी जी ने बोला, वर्ड हारिजन उसने यूज किया, मतलब चिल्ड्रन ऑफ गॉड जनरली जिनको बोलते हैं। तो गांधी जी ने यहाँ पर ही बोला कि डिप्रेस्ड क्लास जो है ये एक इंटीग्रल पार्ट है हिंदू सोसाइटी का। याद रखो इस बात को। कंप्लीटली रिजेक्टेड बाय गांधी एंड राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। गांधी जी ने इस कम्युनल अवार्ड को कंप्लीटली रिजेक्ट किया गांधी जी ने। और दूसरी बात, जो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई है यहाँ पर, उसको भी रिजेक्ट किया गया है। आई होप यहाँ तक आपको ये बात समझ आनी चाहिए। अब देखो, जब गांधी जी ने सुना, गांधी जी जेल में था, याद रखो गांधी जी जेल में था, यरवदा जेल में था गांधी जी। जब गांधी जी को ये पता चला कि ब्रिटिशर्स अब ये गेम खेल रहे हैं, ठीक है, अब आप बोलोगे गांधी जी जेल में कैसे, क्योंकि जब मैंने बोला, जब गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद वापस आए, क्योंकि उसकी डिमांड्स को एक्सेप्ट नहीं किया, तो उसने फिर से क्या किया था, मैंने कल बताया था आपको, उसने सीडीएम फिर से स्टार्ट किया था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने उसको सप्रेस किया, सीडीएम को खत्म किया गया, लेकिन गांधी जी को अरेस्ट किया गया। तो गांधी जी था यरवदा जेल में। लेकिन उस यरवदा जेल के टाइम पे यहाँ पर ब्रिटिशर्स क्या करते थे, ये सेपरेट इलेक्टोरेट का अनाउंसमेंट करने, कम्युनल अवार्ड लेकर आए, बहुत सारी चीजें करने लगे। लेकिन गांधी जी ने बोला नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बड़े बड़े लीडर जो है, सपोज आप ये समझो कि क्या नाम है इसका, जवाहरलाल नेहरू की बात करें, और दो तीन लीडर्स थे, तो वो बापू के पास जाते थे। गांधी जी को याद रखना, बापू बोलते थे जनरली इसको, हर जगह पर बापू बापू बोलते थे। ठीक है, नेताजी बोलते थे, क्या नाम है उसको, सुभाष चंद्र बोस को, ये भी आपको याद रखना है।
ठीक है, चाचा जी बोलते थे इसको नेहरू को, ये पता होना चाहिए आपको चाचा जी किसको बोलते थे। उनके एक अपना एक निक नेम से बोला मतलब जाना जाता था। ठीक है, तो बापू जेल में था, यरवदा जेल में। अब क्या हो गया, अब जब उसने सुना कि डिप्रेस्ड क्लास भी डिमांड कर रहा है सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब जिनको रिप्रेजेंट कौन कर रहा था, जिनका रिप्रेजेंट कौन था, बी आर अम्बेडकर। तो ये यरवदा जेल है, ये बी आर अम्बेडकर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बाकी लीडर्स थे गांधी जी को मिलने जाते थे, लेकिन जब गांधी जी ने ये सुना कि सेपरेट इलेक्टोरेट की बात, उसने क्या किया, फास्ट अनटू डेथ उसने लगा लिया। वो कुछ बोला, भूख हड़ताल पे रहा वो जेल के अंदर। याद रखना, फास्ट अनटू डेथ किसने यूज किया, किसने वेपन का यूज किया, आपको बोलना है गांधी जी ने। किसके ऊपर, इस सेपरेट इलेक्टोरेट के ऊपर। और यहाँ पर ही गांधी जी ने क्या बोला, उसने बोला कि नहीं, कुछ भी करके सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिलना चाहिए। लेकिन बी आर अम्बेडकर बिल्कुल नहीं मान रहा है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या बोला, कम्युनल अवार्ड में कि हम क्या करेंगे, हम जो प्रोविंशियल लेजिस्लेशन में हम क्या करेंगे, सीट्स को डबल करेंगे। अगर इनकी 10 सीट से हम 20 करेंगे, अगर 20 इनको 40 करेंगे। मतलब एज इनको एक लालच भी दी गई है और सेपरेट इलेक्टोरेट का भी अनाउंसमेंट किया गया है। तो डिप्रेस्ड क्लास ने बोला नहीं, हम तो इसी तरीके से सेफ रहेंगे, अगर हम आईएनसी के साथ रहेंगे तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। आ रही बात, ये उस टाइम का चीज, ये उस टाइम की बात हो रही, तभी तो ये डिमांड कर रहे थे कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। अब देखो क्या होता है, इसको इसको कन्विंस करने के लिए जो लीडर जो है, क्योंकि बापू जो है कुछ खाता नहीं था, लेकिन यहाँ पर लोग जो जो लीडर जो थे, जवाहरलाल नेहरू, ये बापू के पास आते थे, लेकिन बापू कुछ नहीं खाता था। अब इन्होंने क्या बोला, ये कन्विंस करने लगे बी आर अम्बेडकर को, क्यों बोला गया कि मान लो बापू की बात, मतलब बापू ने ये बोला है, गांधी जी ने ये बोला कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए, मत ले लो सेपरेट इलेक्टोरेट, हम चाहते हैं आप हमारे साथ ही हो। और जो है ये आप, मतलब ये गांधी जी ने ये बोला कि आप इंडियन सोसाइटी का मेन पार्ट हो। किनको बोला गया, डिप्रेस्ड क्लास को। ठीक है, इसलिए अगर आपने पढ़ा होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में, ठीक है, गांधी की बातें, वो मैं बताऊंगा, चलो उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर बी आर अम्बेडकर को कन्विंस करने के बाद, कन्विंस किया जाता है, और गांधी जिसको बोल रहे हैं, अगर वो आपको सपोज 20 सीट्स के बदले 40 सीट्स दे रहे हैं, हम आपको सपोज 80 सीट्स दे देंगे, 90 सीट्स दे देंगे, लेकिन ये करो कम, सेपरेट इलेक्टोरेट मत डिमांड करो, सेपरेट इलेक्टोरेट आपको नहीं चाहिए, आप हमारे साथ ही रहो। किसको बोल रहा है, बी आर अम्बेडकर को, और बी आर अम्बेडकर कन्विंस हो जाता है। लेकिन जब बी आर अम्बेडकर की बात होती है, किसके साथ, जैसे अरविंद और गांधी जी के साथ बात हुई थी, तो क्या था, दिल्ली में बात हुई, तो उसको क्या बोलते हैं, दिल्ली पैक्ट। लेकिन अब गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में बात होती है, इसको बोला जाता है पूना पैक्ट। याद रखना, पूना पैक्ट इसको बोलते हैं। टू सेव हिज लाइफ, गांधी जी की लाइफ को बचाने के लिए, क्योंकि वो भूख हड़ताल पे था, वो कुछ खाता ही नहीं था, तो उसको डराया गया यहाँ से। बी आर अम्बेडकर को बोला गया, अगर बापू की डेथ होगी तो ये तुम्हारे सिर पे चढ़ेगा, क्योंकि तूने उसकी बात नहीं मानी है। तो अब आखिरकार क्या होता है, बी आर अम्बेडकर को कन्विंस करके वो बापू को मिलता है, और एक पैक्ट होता है जिसको बोलते हैं पौना पैक्ट। क्वेश्चन आएगा कि पौना पैक्ट किसके बीच में है, आपको बोलना है बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच दरमियान हुआ है, और क्या कंक्लूजन, उसमें क्या बात की गई है। ठीक है, द पौना पैक्ट वाज कंक्लूडेड बिटवीन गांधी जी एंड बी आर अम्बेडकर। इसका डेट याद रखना आपको, 1932 में। अब यहाँ पर देखेंगे हम थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का टाइम तब तक आ गया। मैंने क्या बोला, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, 1930 में। देखो, फर्स्ट हुआ 1930 में, सेकंड हुआ 1931 में, और थर्ड हुआ 1932 में। तीनों के तीन डेट आपको याद रखना है, इसमें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। देखो, मैंने फर्स्ट बोला 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसके बाद मैंने क्या बोला, सेकंड 1932 1931 सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, लेकिन उसी के साथ क्या हुआ था, गांधी अरविंद पैक्ट, जिसको दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं। थर्ड मैंने क्या बोला, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है 1932 में, और यहाँ से 1932 में क्या होता है, दिल्ली पूना पैक्ट भी होता है। ठीक है, और 1916 में क्या होता है, लखनऊ पैक्ट। इससे कंफ्यूज नहीं होना, दिल्ली पैक्ट, पूना पैक्ट और लखनऊ पैक्ट, तीनों को मैं रिवाइज करवा रहा हूं यहाँ पर। सबसे पहले समझो, 1916 की बात करेंगे, ये क्या था, ये था लखनऊ पैक्ट। आपको बोलना, ये लखनऊ पैक्ट किसके बीच में था, ये आईएनसी प्लस किसके साथ था, मुस्लिम लीग, और उसमें क्या थे, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स आ गए थे, वेलकम बैक किया गया था उनको, इतना याद रखना है। ये नंबर फर्स्ट था, कब हुआ था, 1916 में, इसको क्या बोलते हैं, लखनऊ पैक्ट। नंबर सेकंड मैंने क्या बोला, दिल्ली पैक्ट। दिल्ली पैक्ट किसके बीच में हुआ था, आपको बोलना है, दिल्ली पैक्ट हुआ है अरविंद और गांधी जी के बीच में, आईजी के बीच में, अरविंद और गांधी के बीच में, डीपी आईजी। ठीक है, आईजी की डीपी। ठीक है, इतना आप याद रख सकते हो। नंबर थर्ड आप याद रखोगे, पूना पैक्ट हुआ था, ये किसके बीच में होता है, पीपी किसके बीच में हुआ था, आपको गांधी और बी आर अम्बेडकर
के बीच में, ये आपको याद रखना है इस ऑर्डर में। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आ जाएंगे, हेल्ड इन लंदन 1932 में। कांग्रेस डिड नॉट पार्टिसिपेट, डेफिनेटली कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ, क्वेश्चन पूछा जाता है कांग्रेस ने किस में पार्टिसिपेट किया था, सिर्फ और सिर्फ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी नहीं पार्टिसिपेट नहीं किया, थर्ड में भी पार्टिसिपेट नहीं किया। कांग्रेस डिड नॉट पार्टिसिपेट, मुस्लिम लीग पार्टिसिपेटेड विदाउट जिन्ना, मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट किया लेकिन जिन्ना के बगैर। प्रिंसली स्टेट्स वर एब्सेंट, प्रिंसली स्टेट्स ने भी प्रेजेंट नहीं थे वहां पर। द डिस्कशन लेड टू द पासिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, याद रखना। अब यहां पर फाइनल डिसीजन, क्योंकि इनको रिफॉर्म्स लाने थे 1929 में, ये साइमन कमीशन लेकर आए 1927 में, लेकिन उसके बाद ये भी फेल हुआ था साइमन कमीशन। उसके बाद आया नेहरू रिपोर्ट, उसको भी फेल किया गया क्योंकि रिजेक्ट किया गया जिन्ना ने उसको, ठीक है, मुस्लिम लीग ने। फिर बोला गया चलो अब हम इसी साइमन कमीशन रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड में भी जब रिजल्ट कुछ नहीं निकला तो फाइनली ये लेकर आए, उन्होंने बोला हम लाएंगे अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो भी काफ़ी ज़्यादा चेंज लाई गई है, और वही फिर उसी को बोलते हैं ना बारो, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के काफ़ी इतने फीचर्स हैं जिनको बारो किया गया काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में, लेकिन मेजर पोर्शन जो है, जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया हमारा यहाँ पर, उसमें मेजर पार्ट जो देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की वजह से। आ रही बात समझ? तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ेंगे हम, उन एक्ट्स के साथ ही यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। याद रखना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को दूसरा नाम बोला जाता है व्हाइट पेपर लाया गया। तो ब्रिटिशर्स को कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स तो लाना ही था यहाँ पर, ठीक है। तो आखिरकार थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद क्या किया जाता है, बोला जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, याद रखना, ठीक है। अब यहां पर इनिशिएशन ऑफ क्वाइट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है, इनिशिएशन ऑफ क्वाइट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करेंगे, क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। आफ्टर विड्रॉवल ऑफ CDM, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, गांधी जी वेंट फॉर विलेज रिकंस्ट्रक्शन एंड हरिजन कैंपेन। अब ये बात हो गई थी उनके साथ, किनके साथ, डिप्रेस्ड क्लास के साथ। यहाँ पर डिप्रेस्ड क्लास मतलब BR अम्बेडकर के साथ दिल्ली पैक्ट, सॉरी पूना पैक्ट तो हुआ था, उसने बोला था जो डिप्रेस्ड क्लास जो है, ये दलित जो इनको चिल्ड्रन ऑफ गॉड बोला जाता है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंडियन सोसाइटी का। ये चीज़ें बोल के अब गांधी जी कहाँ चला गया, जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को विड्रा किया, फिर वो कहाँ चला गया, वो विलेज रिकॉन्स्ट्रक्शन। मैंने पहले बोला था आपको विलेज रिकॉन्स्ट्रक्शन क्यों जाता था, वो विलेज को देखने के लिए, वहाँ पर वो चरखा चलाने के लिए, खादी का यूज़ करने के लिए, ठीक है। वो बोल रहे कि इंडिया जो है सेल्फ मेड बन जाए, क्योंकि जब तक हम खुद लीडर्स ये चीज़ें नहीं करेंगे, विलेज में काम नहीं करेंगे, तब तक इंडिया ग्रो नहीं करेगा। और आपने देखा भी होगा DPSP, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज में, वहाँ पर वो क्या बोला, कॉटेज इंडस्ट्रीज की बात की जा रही है, ठीक है, विलेज रिकंस्ट्रक्शन की बात की जा रही है। तो यहाँ पर हरिजन कंपेन और विलेज रिकॉन्स्ट्रक्शन के पास चला गया, ठीक है। कब, जब विड्रॉवल ऑफ सिविल डिसोबीडियंस खत्म किया इन्होंने। अब अदर पार्टी मेंबर्स क्या करें, डिसाइडेड टू फाइट इलेक्शन। बाकी पार्टी मेंबर्स ने बोला कि हम अब इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि इलेक्शन जो था 1934 में इलेक्शन होने वाला था। 1934 में जो इलेक्शन था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस होने लगे, और इसमें से आउट ऑफ 75 सीट्स में से 45 सीट्स INC ने ली। काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक मेजॉरिटी थी इनकी, 75 में से 45 बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मैंने पहले बोला था 75 सीट्स तो हैं, इसमें इन मुस्लिम लीग भी हो गया, इसमें बहुत सारे लोग होते, तो यहाँ पर कांग्रेस ने कितनी सीट्स ली है, 45 सीट्स ली है। यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी है। ये क्या था, ये था आपको थोड़ा सा आइडिया था किसके बारे में, क्विट इंडिया मूवमेंट का। आगे हम इसका एक्चुअली सुनेंगे। एक्चुअली मुझे यहाँ पर बोलना था कि जब विड्रा हुआ था, जब पूना पैक्ट हुआ था, तो उसके बाद गांधी जी कहाँ चला गया, हरिजन कैंपेन में और विलेज रिकंस्ट्रक्शन में। बाकी मेंबर्स ने क्या किया, क्योंकि बाकी मेंबर्स तो घर बैठे तो नहीं रहेंगे, घर पे बैठेंगे तो नहीं, वो कहाँ चले गए, उन्होंने बोला हम इलेक्शन में लड़ेंगे। उन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस थे, और इसमें से 75 सीट्स में से उन्होंने 45 सीट्स कांग्रेस ने जीती है। अब यहाँ पर एक और ऑफर आता है जिसको बोला जाता है अगस्त ऑफर। ध्यान से समझो, यहाँ पर 1939 भी एक होता है, और 1945 सेकेंड वर्ल्ड वार होता है। याद रखो, सेकेंड वर्ल्ड वार होता है 1939 में।
इसका मतलब सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था और इसी सेकंड वर्ल्ड वार के टाइम के बाद ही मतलब चल रहा था, यहाँ से पूरे वर्ल्ड में सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था और इंडिया में आया अगस्त ऑफर। आपको ये समझना है कि अगस्त ऑफर क्या था। वाइस राय लिनलिथगो, उस टाइम का वाइस राय जो था यहाँ का, उसका नाम लिनलिथगो था। अब इस अगस्त ऑफर 19, याद रखो अगस्त ऑफर 1940 की बात है, याद रखो 1940 की बात है, अगस्त ऑफर आया। ठीक है, प्रोविजंस क्या थे इसके? सबसे पहली बात इसने क्या बोला, इसने बोला हम आपको डोमिनेंस स्टेटस दे देंगे। ये अब खुद ही आगे, कौन? ब्रिटिशर्स आगे खुद ही, किसमें बोला गया है? अगस्त ऑफर में। हम आपको अगस्त ऑफर, याद रखना अगस्त ऑफर, ठीक है, हम आपको क्या करेंगे? डोमिनेंस स्टेटस दे देंगे। तो ठीक है, दे दो फिर, इंडियंस का कहना था फिर दे दो, लेकिन कंडीशन देखो ब्रिटिशर्स की, पोस्ट वार बॉडी फॉर इनेक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये बोला जाता है वार के बाद, अभी वार चल रहा है 1939 से चल रहा था, अभी 1940 में ये लेकर आए इस अगस्त ऑफर को, लेकिन ये तो पता नहीं है कि वार कब खत्म होगा, लेकिन ये बोल रहे हैं कि वार के बाद हम क्या दे देंगे आपको? डोमिनेंस स्टेटस तो दे देंगे, लेकिन अब ये ऑफिशियली बोल रहे हैं कि हम आपको पोस्ट वार के बाद ये चीज दे देंगे। देखते हैं क्या होगा और क्या बोल रहे हैं। एक्सपेंशन ऑफ गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल विथ इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, ये बोल रहा है कि हम क्या करेंगे, जो गवर्नर जनरल जो होता है उसका एक काउंसिल होता है जिसको बोलते हैं गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसमें इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन को हम एक्सटेंड करेंगे, मतलब बढ़ा देंगे। जैसे समझो, जैसे यहाँ पर कौन होता है, एक होता है प्राइम मिनिस्टर, है ना, ये होता है ना प्राइम मिनिस्टर, और उसके साथ क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर के साथ और कौन होते हैं? कौंसल होता है ना प्राइम मिनिस्टर के साथ, सपोज 50 या 40 मिनिस्टर्स होते हैं। ये हो गया प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। मतलब मैंने क्या लिखा, 1+40, 1+35, 1+42, जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ग्रुप होगा, ठीक है, काउंसिल जितना होगा, और उसके साथ उनका हेड कौन होता है? 1 रिप्रेजेंट करता है उसका हेड, और 40 रिप्रेजेंट करते हैं जो बाकी मिनिस्टर्स होते हैं। ये बनता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये पहले से ही था। ठीक है, अब देखो उस टाइम में क्या उन्होंने बोला, अगर यहां पर 1 है +3 है, मैं फिर से लिख रहा हूं 1+4 है, यहां पर लिख रहा हूं मैं 1+5 लिख रहा हूं मैं 1+6 लिख रहा हूं मैं। आपको ध्यान से समझना इस चीज को। मतलब ये कि एक इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया जाता था, वो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया जाता था। अब ये स्ट्रक्चर क्या था, अगर पहले, ठीक है, सपोज 1800s में एक गवर्नर जनरल था और उसके साथ 3 और मेंबर्स जो थे जो गाइड करते थे, किसको? गवर्नर को गाइड करते, गवर्नर जनरल को गाइड करते थे। 1+3 स्ट्रक्चर, इसका मतलब ये हो गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल किसका? गवर्नर जनरल का। 1+3, इसमें कोई भी इंडियन मेंबर सपोज नहीं था। उसके बाद क्या बोला गया, फिर से ए को बढ़ाया गया, मतलब एक इंडियन रखा गया है। यहां पर फिर से बढ़ाया गया, लेकिन फिर से यहां पर एक ही इंडियन रखा गया है, 4 ब्रिटिशर्स रखे गए, और गवर्नर जनरल तो ब्रिटिशर होता ही है, ये एक ब्रिटिशर ही था गवर्नर जनरल। इन 5 में से 4 फिर से ब्रिटिश के ही मेंबर्स थे। अब ये बोला जाता है, सपोज इन्होंने बोला अब हम क्या करेंगे, 1+6 मेंबर्स लेकर आएंगे, 1+6 मेंबर्स। इस 6 में से क्या करेंगे हम, 3 हम ब्रिटिशर्स रखेंगे और 3 हम इंडियंस रखेंगे। पहले क्या था, 1+4, उसमें क्या था, 3 ब्रिटिशर्स थे और 1 इंडियन था। ये तो खुद गवर्नर जनरल था, ये तो ब्रिटिशर ही था। इसी को बोला जाता है एक्सपेंशन ऑफ गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल विद इंडियन रिप्रेजेंटेटिव। यहां पर हम इंडियंस को भी रिप्रेजेंट करेंगे इसमें। बात समझ में आ रही है? ये किसका कहना था? ये बोलना था अगस्त ऑफर का, डोमिनेंट स्टेट्स। लेकिन कब? पोस्ट वार के बाद एक्सपेंशन ऑफ गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और राइट टू secede फॉर सम प्रोविंसेस। कुछ प्रोविंसेस जो हैं हम आपको क्या करेंगे, इशू करेंगे। कुछ मतलब प्रोविंसेस की यहां पर बात की गई है, ठीक है। राइट टू सेसीड फॉर सम प्रोविंसेस, कुछ प्रोविंसेस से हम क्या करेंगे, इतना याद रखो, विड्रा करेंगे, हम वहां से निकल जाएंगे। कुछ प्रोविंसेस से, ये किन का कहना था? ये ब्रिटिशर्स का कहना था, मतलब अगस्त ऑफर में ये इंडियंस को बोला गया है। लेकिन अब देखो 1940 हो गया ये, ठीक है, एक सेकंड रुको। ये हो गया, आपका अगस्त ऑफर समझ आया होगा। आगे चलेंगे तो देखिए, देखा जाएगा एक मिशन आता है जिसको बोला जाता है क्रीप्स मिशन। याद रखो इस बात को, क्रीप्स एक मिशन लेकर आता है
जिसका बोला जाता है क्रीप्स मिशन। पूछा जाता है क्वेश्चन कि क्रीप्स मिशन कब आया हुआ है। सबसे पहले अगस्त ऑफर आया है, क्रीप्स मिशन आपको बोला सबसे पहले अगस्त ऑफर, उसके बाद क्रीप्स मिशन। ये समझना है आपको क्रीप्स मिशन में क्या बोला गया। क्रीप्स मिशन में क्योंकि ब्रिटिशर्स को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इंडियंस की कि ये हमें सपोर्ट करेंगे वार के टाइम पे, बहुत सारी चीज़ें थी, काफ़ी ज़्यादा पैसा लग रहा था ब्रिटिशर्स को वार के टाइम पे। सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था, ये भी पता नहीं था कि जीतेंगे या हारेंगे, ये भी पता नहीं था ब्रिटिशर्स को कि कितना खर्चा हो जाएगा, ठीक है। मार्च अप्रैल 1942 में एक मिशन आया, मिशन लेकर आए कहाँ से, इंग्लैंड से, और उसको बोला जाता है क्रीप्स मिशन। ब्रिटिशर्स सेंड क्रीप्स मिशन टू इंडिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंग्लैंड से यहाँ पर एक मिशन भेजा जिसको बोलते हैं हम क्रीप्स मिशन। किस लिए? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए। हम अब क्या करेंगे? रिफॉर्म्स लेकर आएंगे इंडियंस के लिए। इसमें क्या बोला गया? इसमें फिर से बोला गया है डोमिनेंस स्टेटस आफ्टर वार। ये कब बोला गया था? ये बोला गया था अगस्त ऑफर में भी, यही सिमिलर बात फिर से लेकर आएंगे। डोमिनेंस स्टेट्स हम प्रोवाइड करेंगे वार के बाद। ये हो गया एक पॉइंट, ठीक है। नंबर सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी बनाएंगे हम, एक बॉडी बनाएंगे हम जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी, जिसको नाम दिया जाएगा, ठीक है। इंडिविजुअल प्रिंसेस कुड साइन ए सेपरेट एग्रीमेंट विथ ब्रिटिशर्स। इन्होंने बोला जो भी प्रिंसली स्टेट्स जो हैं वो उनके साथ एक अलग सा साइन रहेगा ब्रिटिशर्स के साथ। याद रखना, प्रिंसली स्टेट्स जो थे, जो भी प्रिंसेस जो थे, ठीक है, नवाब थे या दीवान की बात करें, वो एक अलग सा एग्रीमेंट साइन करेंगे ब्रिटिशर्स के साथ। ये किनका कहना था? ये क्रीप्स मिशन का कहना था। ब्रिटिशर्स वुड कंट्रोल डिफेंस फॉर द वार पीरियड। उसने बोला सिर्फ और सिर्फ अब ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, हम डोमिनेंट स्टेटस दे देंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, कुछ टाइम तक हम क्या करेंगे, जो वार का टाइम जो है, वार पीरियड में सिर्फ और सिर्फ हम किस में कंट्रोल करेंगे? डिफेंस में कंट्रोल करेंगे। आपको समझ आना चाहिए कि चालाकी क्या ये चाहते थे कि इस डिफेंस के कंट्रोल के जरिए से हम क्या करेंगे, इंडियंस की आर्मी जितनी भी उसको भी लगा लेंगे जंग में, ठीक है, इसको भी वार में लगा लेंगे। तो वार के टाइम पे हम क्या करेंगे, खुद कंट्रोल करेंगे किसके ऊपर? डिफेंस के ऊपर, ठीक है। जब ये बातें आ गई कांग्रेस के सामने, रिएक्शन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का रिएक्शन क्या होगा? जनरली इंडियन नेशनल कांग्रेस या गांधी जी का रिएक्शन देखो। कांग्रेस डिड नॉट रिलाई ऑन फ्यूचर प्रोमिसेस। कांग्रेस ने बोला हम फ्यूचर प्रोमिसेस के ऊपर कोई भी डिपेंड नहीं है, हमें वो चीज़ें नहीं चाहिए जो आप हमें बोल रहे हैं कि आफ्टर वार आफ्टर वार आफ्टर वार। क्योंकि गांधी जी ने 1917 में ही देखा था जब ये ब्लैक लॉ लेकर आए, तो अब इन्होंने बोला हम जो आप बोल रहे हैं कि हम वार के बाद ये सभी चीज़ें करेंगे, हमें ये एक्सेप्ट नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर क्या गांधी जी ने क्या बोला? इसके ऊपर गांधी जी ने इसके बोला इट इज इट एज, इसने इसको बोला किसको, इसको क्या बोलते, क्रीप्स मिशन को, कि ये बोला पोस्ट वार, आफ्टर पोस्ट वार के बाद, वार के बाद हम आपको क्या करेंगे, डोमिनेंट स्टेट्स दे देंगे। इसके लिए गांधी जी ने एक टर्म यूज की, उसने बोला इट इज ए पोस्ट डेटेड चेक इन ए क्रम्बलिंग बैंक। किस लिए आपको बोलना है? क्रीप्स मिशन के लिए, ठीक है। जो फ्यूचर प्रोमिसेस बोला जाता है कि फ्यूचर में हम आपके साथ ये करेंगे, लेकिन गांधी जी ने बोला हमें ये मंजूर नहीं है। मुझे बोला जरा, जब गांधी जी ने बोला हमें ये मंजूर नहीं है, मतलब रिएक्शन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्या क्रीप्स मिशन सक्सेस रहा या फेल हुआ? आपको बोलना है क्रीप्स मिशन जो था ये कंप्लीटली एक फेलियर था ब्रिटिशर्स के लिए। फिर डिमांड क्या थी इंडियंस की, ये देखना है ना, डिमांड क्या थी फिर? अगर ये बोल रहे कि ब्रिटिश इंडियन नेशनल कांग्रेस इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है जो क्रीप्स मिशन लेकर आया, फिर इंडियन चाहते हैं क्या है, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या चाहता है, फिर गांधी जी क्या चाहता है? देखो, वांटेड फुल फ्लेज्ड रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट विथ फुल पावर एंड कंट्रोल ओवर डिफेंस। इन्होंने बोला हमें फुल फ्लेज्ड गवर्नमेंट चाहिए, हम खुद चलाएंगे, कंप्लीटली खुद चलाएंगे, और आप बोल रहे हैं कि हम डिफेंस पे कंट्रोल करेंगे, नहीं, ऐसा हम नहीं होने देंगे, हम खुद कंट्रोल करेंगे डिफेंस के ऊपर। ये इंडियंस का कहना था, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट विथ फुल पावर एंड कंट्रोल ओवर डिफेंस, डिफेंस के ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल भी होना चाहिए। ये हमारी डिमांड है। किनकी डिमांड है? इंडियन नेशनल कांग्रेस की। अब देखो आगे होता क्या है। अब आता है 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट याद रखो, जिसमें बात की गई है डू आर डाई की। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस इंसिडेंट में ऐसा क्या हुआ था जब किस चीज़ पे बोला गया था कि डू आर डाई। आपको बोलना है एक मूवमेंट था जिसको बोलते हैं हम क्विट इंडिया मूवमेंट की बात की गई है। कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 में। क्वेश्चन पूछा गया है कि क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या हुआ था, आपको बोलना है गांधी जी गेव ए स्लोगन कॉल्ड डू आर डाई। यही आपके पढ़ाई में डू आर डाई करना है आप लोगों को इन 2-3 महीने में। अगर आपको जॉब चाहिए, अच्छी रैंक चाहिए, रैंक में जॉब लाना, नहीं तो फिर परेशानी हो जाती कि अब हम फाइनल लिस्ट में आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है। कोशिश करो पहले 50 में आने की, तो फिर आपको
डर नहीं रहेगा। 8 अगस्त 1942 लॉन्च्ड बाय गांधी। क्वेश्चन आता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो है इसको लॉन्च किसने किया, आपको बोलना है गांधी जी ने। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज पास्ड एट गोवालिया टैंक बॉम्बे। याद रखना, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को पास किया गया, लोकेशन का नाम बोला जाता है कहां पर, आपको बोलना है ग्वालियर टैंक बॉम्बे में। ग्वालियर टैंक बॉम्बे में क्विट इंडिया मूवमेंट रेजोल्यूशन को पास किया गया है। और इस क्विट इंडिया रेजोल्यूशन जो है या मूवमेंट जो है इसको लॉन्च किसने किया, गांधी जी ने लॉन्च किया। और गांधी जी ने एक स्लोगन दिया जिसको बोला जाता है डू आर डाई स्लोगन। आई होप यहां तक ये बात आपको समझ आई होगी। गांधी सेड टू द ब्रिटिशर्स टू लीव इंडिया इन गॉड्स हैंड्स। गांधी जी ने अब यहां पर बोला ब्रिटिश गवर्नमेंट को, अब इंडिया को छोड़ दो, अल्लाह के हवाले करो इसको, हमें छोड़ दो, अब इंडिया को क्या करो। यही लिखा भी है स्टेटमेंट, टू लीव इंडिया इन गॉड्स हैंड्स। ठीक है। इंपॉर्टेंट लीडर्स क्या थे इसमें, क्विट इंडिया मूवमेंट बहुत सारे लीडर्स थे, लेकिन इंपॉर्टेंट जनरली ज्यादा जिनका मेन फोकस आपको रखना है वो था गांधी जी, नेहरू और पटेल। इनको अरेस्ट किया गया। कोई किस किस को अरेस्ट किया, गांधी जी को भी अरेस्ट किया गया, नेहरू को भी और पटेल को भी अरेस्ट किया। अब यहां पर पूरा ये एग्रेसिव मूवमेंट था। ठीक है। डू और डाई मतलब ही यहां पर होता है एग्रेसिव मूवमेंट। जैसे आप पढ़ाई करते हो, पढ़ाई में आपका डू और डाई का मतलब क्या होता है, डू और डाई जॉब तो चाहिए ही चाहिए। फिर आप नहीं सोचोगे मुझे कितने बजे खाना खाना है, मुझे कितने बजे सोना है, मुझे कितने बजे उठना है। आप कोशिश करोगे ज्यादा से ज्यादा पढ़ता रहूं, रिवाइज करता रहूं, मॉक लगाता रहूं, इंप्रूव करता रहूं। ठीक है। आपका टारगेट रहेगा। अब उस टाइम यही सोचोगे अब मैंने 1 बजे खाना खाया, आधा घंटा रेस्ट, फिर 2 बजे पढ़ूंगा, फिर 2.5 घंटे पर नहीं। आप आपका एक अप्रोच ही अलग होगा, उसी को बोलते हैं डू और डाई। ठीक है। तो डेफिनेटली ये एक एग्रेसिव मूवमेंट होगा। ठीक है। अदर लीडर्स अंडरगोज, ठीक है, अंडरग्राउंड लीडर्स, अदर इंपॉर्टेंट लीडर्स, कुछ अंडरग्राउंड लीडर्स की मैं बात करूंगा यहाँ पर। ठीक है। जया प्रकाश नारायण राम मनोहर लोहिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। जया प्रकाश नारायण राम मनोहर लोहिया, याद रखना, जया प्रकाश नारायण राम मनोहर लोहिया, अरुण आसिफा, याद रखना, अरुण आसिफ अली, उषा मेहता। ठीक है। कंटिन्यूड द रेवोल्यूशन स्ट्रगल। ठीक है। तो यहां पर आपको इन लीडर्स का मैंने जो लिखा है ना, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ तो उस क्विट इंडिया मूवमेंट में इंपॉर्टेंट लीडर्स को अरेस्ट किया गया, लेकिन मूवमेंट कैसे कंटिन्यू रहा, क्योंकि अगर लीडर्स को अरेस्ट किया, जो चलाने वाले होते उनको बंद किया जाएगा, फिर चला कैसे, आपको बोलना है कुछ अंडरग्राउंड लीडर्स थे, याद रखना। राम मनोहर लोहिया पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, अरुण आसिफ अली के भी ऊपर पूछा गया है, और उषा मेहता के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है। इन्होंने कंटिन्यू रखा स्ट्रगल, ये अंडरग्राउंड रहे। अब लोगों को कैसे पता चल रहा था ये स्ट्रगल चल रहा है, इस तरीके से हमें चलना है, क्योंकि डायरेक्शंस किस तरीके से करने, कहां पर शुरू करना है, क्या करना है, किस तरीके से आगे लेकर जाना है। एक रेडियो स्टेशन चलाया जाता था, उसको बोला जाता है, उसको बोलते हैं ऑल इंडिया कांग्रेस रेडियो, जिसको बोलते हैं ऑल इंडिया कांग्रेस रेडियो। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑल इंडिया कांग्रेस रेडियो किसने चला, आपको बोलना उषा मेहता ने, एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, जब लीडर्स को अरेस्ट किया गया। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया उषा मेहता के बारे में कि इन लीडर्स का जो है वुमेन्स, रोल ऑफ वुमेन्स इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ये एक्चुअली एक अलग टॉपिक होता है, लेकिन जनरली आपको प्री के लिए आपको इतना याद रखना, आपको याद रखना उषा मेहता जो है शी रेन ऑल इंडिया रेडियो कांग्रेस। ठीक है। यहाँ पर आपको याद रखना वायलेंस स्प्रेड ऑल ओवर द इंडिया, पूरे इंडिया में वायलेंस स्प्रेड हुआ, क्योंकि लोग अब रेडियो सुनते थे। चलो अगर न्यूज़पेपर पर आर्टिकल नहीं आता था तो कम से कम रेडियो था उनके पास, क्योंकि अब ब्रिटिशर्स उनको फाइंड आउट करते ये रेडियो स्टेशन चलता कहाँ से इंफॉर्मेशन को पता भी नहीं चलता था। अब फोन कॉल तो उस हिसाब से नहीं था जिस टाइम आज 4G 5G चल रहा है। ठीक है। बट ब्रिटिश गवर्नमेंट आखिरकार, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस चीज को भी क्रश किया। किस चीज को, क्या बोलते हैं उसको, क्विट इंडिया मूवमेंट को भी क्रश किया है, क्योंकि पावर था पूरा उनके पास, तो इसलिए। ठीक है। अब यहाँ पर एक और फार्मूला आता है जिसको बोलते हैं हम राजा गोपाल आचार्य फार्मूला। याद रखना राजा गोपाल आचार्य फार्मूला 1945 में। ठीक है। इसने क्या बोला, आफ्टर वर्ल्ड वार सेकंड कमीशन वुड बी फॉर्मड, वर्ल्ड वार सेकंड के बाद एक कमीशन बनाई जाएगी। ये राजा गोपाल आचार्य एक लीडर था, उसने बोला कि एक कमीशन बिठा लो। ठीक है। वुड डिमार्केट मुस्लिम नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स। उससे हम क्या करेंगे, जो नॉर्थ ईस्ट, जैसे ये है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है।
यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट की बात करो, ये वाला पोर्शन नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट इस साइड वाला, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जहाँ पर भी मुस्लिम मेजॉरिटी है नॉर्थ वेस्ट में ये और नॉर्थ ईस्ट में, इनको हम क्या करेंगे, डिमार्केट करेंगे राजा गोपाल आचार्य के प्लेबिसाइट पब्लिक ओपिनियन ऑन द बेस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लेबिसाइट करेंगे, पब्लिक ओपिनियन जानेंगे, लोगों की राय जानेंगे, वो क्या 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 चाहते हैं, क्या वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, क्या वो अलग पाकिस्तान चाहते हैं। ठीक है, तो एक प्लेबिसाइड किया जाएगा, ये राजा गोपाल आचार्य फार्मूला ने बोलता है। क्वेश्चन आ जाएगा प्लेबिसाइड का आइडिया कहाँ से आपको बोलना है। राजा गोपाल आचार्य फार्मूला ने बताया कि जो भी नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं मुस्लिम, उसको डिमार्केट किया जाएगा, तोड़ा जाएगा। किस बेसिस पे आपको बोलना, पब्लिक ओपिनियन के बेसिस पे, जिस उनको बोला जाएगा कि आप किसके साथ रहना चाहते हो, किस तरीके से आपको करना है। ऑन द बेस, याद रखना एडल्ट फ्रेंचाइज का वर्ड यूज किया, ऑन द बेस ऑफ adult franchise, universal adult franchise, this would decide separation from Hindus। इससे हमें पता चलेगा कि जब पाकिस्तान डिमांड कर रहा है कि सॉरी मुस्लिम्स डिमांड करें कि हमें पाकिस्तान चाहिए, तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि ये तो लीडर्स बोल रहे हैं डिमांड ऑफ पाकिस्तान, फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान, लेकिन जो एक्चुअल यहाँ के मुस्लिम्स जो हैं इंडियंस में जो भी मुस्लिम्स हैं, उनकी भी राय तो हम जानेंगे वो कहाँ किस साइड जाना चाहते हैं। ठीक है, यही लिखा है यहाँ पर, दिस वुड डिसाइड सेपरेशन फ्रॉम हिंदूज। इससे पता चलेगा जिन्नाज रिएक्शन क्या था, रिजेक्टेड इट, उसने बोला कोई भी प्लेबिसाइड नहीं है, कोई भी हम प्लेबिसाइड नहीं मानते। ओनली मुस्लिम वुड वोट इन नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस मुस्लिम प्रोविंसेस में। उसने क्या बोला, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स ही वोट करेंगे और मुस्लिम के ही लीडर्स होंगे, कहां पर, नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट प्रोविंसेस में, ना कि यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी के लोग वोट डालेंगे। ये जिन्ना का रिएक्शन था, जनरली सेपरेट इलेक्टेड जिसकी बात की जा रही है। ठीक है, प्लस मतलब यहाँ पर मेरा कहने का मतलब मोहम्मद अली जिन्ना ने और क्या बोला, आल्सो ही वांटेड कांग्रेस टू एक्सेप्ट टू नेशन थ्योरी, और ये चाहता था कि कांग्रेस जो है एक्सेप्ट करे जिन्नाज टू नेशन थ्योरी, बट सावरकर अपोज्ड। आपको याद रखना है सावरकर कौन था, ये बताऊंगा मैं जब रिवोल्ट ऑफ 1857 में सावरकर का थोड़ा सा एक कमेंट आया है वो बताऊंगा रिवोल्ट ऑफ 1857 में, बट अभी याद रखो, लेकिन सावरकर ने टू नेशन थ्योरी जो जिन्ना की डिमांड जो थी उसको रिजेक्ट किया गया। याद रखना, टू नेशन थ्योरी किसकी थी आपको बोलना है, मोहम्मद अली जिन्ना का, और क्या उसको एक्सेप्ट किया गया, आपको बोला नहीं, सावरकर ने उसको कंप्लीटली रिजेक्ट किया, अपोज किया जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को। क्वेश्चन आ जाएगा, राजा गोपाल आचार्य फार्मूला को एक्सेप्ट किया, आपको बोलना नहीं, उसको जिन्ना ने रिजेक्ट किया। फिर जिन्ना ने क्या बोला, उसको बोला टू नेशन थ्योरी, फिर उस जिन्ना की टू नेशन थ्योरी ने किसको रिजेक्ट किया, आपको बोला सावरकर ने रिजेक्ट किया। ये ऐसे साइकिल चलता रहा। ठीक है, आगे देखेंगे एक कॉन्फ्रेंस हुआ जिसको बोलते हैं शिमला कॉन्फ्रेंस। याद रखना, शिमला कॉन्फ्रेंस जून जुलाई में हुआ था 1945 में। आपको याद रखना है प्रपोज्ड, ठीक है, बाय सर वेवल, यहाँ पर आपको याद रखना है। जनरली आप बोल सकते हो वेवल प्लान भी आप इसको बोल सकते हो। क्या प्लान, वेवल प्लान भी आप बोल सकते हो। याद रखना, शिमला कॉन्फ्रेंस में बात की गई है, सर वेवल ने बताया। ठीक है, एम क्या था इसका, किसका, शिमला कॉन्फ्रेंस का एम क्या था, ये आपको याद रखना है। इसको आपको याद रखना है कि शिमला कॉन्फ्रेंस का दूसरा नाम भी आप बोलना, ये वेवल प्लान था। ठीक है, ये किसने बनाया, वेवल प्लान था ये। ठीक है, शिमला कॉन्फ्रेंस। अब इसमें क्या एम क्या था, क्या मेन मकसद था इसका, किसका, शिमला कॉन्फ्रेंस का। आपको बोलना है शिमला कॉन्फ्रेंस का मेन एम जो था वो ये है, क्या है, ठीक है, क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू एग्जीक्यूटिव काउंसिल। उन्होंने बोला अब हम नया एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना लेंगे। फिर से वही बात पे आ गए, हम एक क्या बना लेंगे, न्यू एग्जीक्यूटिव काउंसिल, मतलब हम एक काउंसिल बनाएंगे, गवर्नर जनरल होगा और उसका काउंसिल होता है, उसमें देखेंगे क्या करेंगे हम। ठीक है, ओनली इंडियन मेंबर्स एक्सेप्ट वाइस राय एंड कमांडर इन चीफ। सपोज अगर मैं बोल रहा था अभी 6+1 था, वन तो गवर्नर जनरल था, या आप बोल सकते हो 1 तो वाइस राय था। ठीक है, वाइस राय बोलो या गवर्नर जनरल बोलो, लेकिन 6 से मैंने क्या बोला था, 3 जो है ये ब्रिटिशर्स हैं और 3 रहेंगे इंडियंस, ये मैंने इससे पहले बोला था। लेकिन अब ये वेवल प्लान क्या बोल रहा है, वेवल प्लान या शिमला कॉन्फ्रेंस क्या बोल रहा है, ये बोल रहे नहीं, ये जो है 6+1 तो रहेगा। ठीक है, लेकिन इसमें से 6 के 6 क्या रहेंगे, इंडियंस रहेंगे। जितने भी मेंबर्स है इसमें इंडियंस रहेंगे, लेकिन एक तो वाइस राय रहेगा और कमांडर इन चीफ जो है वो भी कौन रहेगा, वो ब्रिटिशर रहेगा। बस इतना आपको याद रखना है कि यहां पर बोला गया है कि सभी जितने भी काउंसिल में मिनिस्टर्स आएंगे वो सभी इंडियंस होंगे एक्सेप्ट वाइस राय तो ब्रिटिशर होगा और कमांडर इन चीफ भी ब्रिटिशर ही होगा। जिन्ना ने क्या बोला, जिन्नाज रिएक्शन, जिन्ना ने रिजेक्ट किया। अब ये शिमला देखो, शिमला कॉन्फ्रेंस में ही जिन्ना जो है बिल्कुल एक डबल रोल खेलता है, डबल रोल। पहले तो वो तैयार हो जाता है लेकिन फिर वो बात ही नहीं मानता है, लास्ट पे वो रिजेक्ट करता है। पहले तो बात
जब बात होती है उस टाइम तैयार हो जाता है, लेकिन जब एक्चुअल में प्रैक्टिस में लाना था उस बात को, लेकिन वो मानता ही नहीं है, वो अपना टर्न ले लेता है वापस। यहाँ पर जिन्नाज रिएक्शन, जिन्ना रिजेक्टेड इट, जिन्ना ने इस चीज को रिजेक्ट किया। क्वेश्चन आता है क्या शिमला कॉन्फ्रेंस या वेवल प्लान सक्सेस रहा? आपको बोलना वो सक्सेस नहीं है, क्योंकि जिन्ना ने उसको रिजेक्शन किया है। जिन्ना की डिमांड क्या थी? एब्सोल्यूट चॉइस फॉर चूजिंग मुस्लिम लीडर्स, कम्युनल वीटो। एब्सोल्यूट चॉइस चाहिए हमें, एब्सोल्यूट वॉइस चाहिए, सॉरी चॉइस चाहिए कि हम क्या करें, मुस्लिम लीडर्स को चूज करें, ठीक है, अपने मर्जी से हम चूज करें मुस्लिम लीडर्स को। मतलब इसकी बात यही थी कि हमें चाहिए, क्या चाहिए, टू नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट करो और हमें चाहिए सेपरेट पाकिस्तान, हमें चाहिए एज ए न्यू कंट्री, ठीक है। एक और मिशन आता है जिसको बोलते हैं हम कैबिनेट मिशन 1946 में। याद रखना, कैबिनेट मिशन में इंपॉर्टेंट लीडर्स का नाम पूछा, सॉरी इंपॉर्टेंट मेंबर जो है इस कैबिनेट मिशन के क्या है, आपको बोलना है वेवल, क्योंकि वेवल प्लान तो आ गया था इससे पहले, लेकिन वेवल भी इसका मेंबर था। ये क्या नाम है इसका, हाँ, पैथिक लेवरेंस, याद रखना पूछा गया है, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट था ये उस टाइम पे। वेवल देखो कैबिनेट मिशन प्लान का, ये कैबिनेट मिशन प्लान ब्रिटिशर्स ने भेजा, कितने मेंबर्स, आपको इन 4 मेंबर्स का नाम याद रखना है। वेवल था, ठीक है, वेवल क्या था, मेंबर था कैबिनेट मिशन प्लान का, आपको बोलना है। पैथिक लेवरेंस भी याद रखना, ये सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट था। नंबर 3 स्टैफोर्ड क्रीप, जो क्रीप्स मिशन लाया गया था वो भी इसका मेंबर था। और एवी अलेक्जेंडर, ये 4 मेंबर्स थे किसके, कैबिनेट मिशन के। रिजेक्टेड, रिजेक्टेड, इसने बोला कि कोई भी फुल फ्लेज्ड पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। दैट मींस कैबिनेट मिशन प्लान ने क्लियरली ऑफिशियली डिक्लेयर किया कोई भी पाकिस्तान की फॉर्मेशन नहीं होगी। लेकिन हम क्या करेंगे पाकिस्तान के बदले, हम करेंगे कम, हम ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी बना लेंगे। ग्रुप ए में क्या करेंगे, नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी रखेंगे, मतलब हिंदूज जो हैं इनको मेजॉरिटी में रखेंगे, ग्रुप ए क्लास बना लेंगे। नंबर सेकंड उन्होंने बोला ग्रुप बी में हम क्या करेंगे, मुस्लिम मेजॉरिटी रखेंगे, लेकिन कहां पर, नॉर्थ वेस्ट में, इस साइड में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में हम क्या करेंगे, मुस्लिम्स को मेजॉरिटी में रखेंगे। लेकिन नंबर ग्रुप सी में क्या बोला, उन्होंने बोला मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस रखेंगे नॉर्थ ईस्ट में। मतलब 3 ग्रुप्स बनाए जाएंगे। एक ग्रुप ऐसा होगा जहां पर नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी, बी ग्रुप बनाएंगे जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी, सी ग्रुप में भी मुस्लिम मेजॉरिटी। लेकिन डिफरेंस क्या है बी और सी में, एक नॉर्थ वेस्ट में और दूसरा नॉर्थ ईस्ट में बनाएंगे मुस्लिम्स के लिए। अब देखो यहां पर ये भी अटका हुआ था अपने बात पे, ये कहाँ मानता था, ठीक है। यहाँ पर जिन्ना की बात इनिशियली एक्सेप्टेड, मैंने पहले क्या बोला था, पहले जब बात की जाती थी ये तो पहले बात सुनता था, लेकिन जब एक्चुअली काम करने पे, एक्चुअली करना होता था ये नहीं मानता था। अब देखो ये क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है ये इनिशियली एक्सेप्टेड, जिन्होंने इनिशियली एक्सेप्ट किया बट लेटर ही विथड्रा एंड रिजेक्टेड इट। कैबिनेट मिशन प्लान में उसने ये चीज बात एक्सेप्ट कर ली थी, लेकिन उसने उसके बाद क्या क्या विथड्रा किया और इस कैबिनेट मिशन प्लान को भी फेल कर दिया, क्योंकि कैबिनेट मिशन प्लान ने बोला था फुल फ्लैज पाकिस्तान को रिजेक्ट किया था। जिन्होंने बोला ठीक है आप रिजेक्ट कर रहे हो फुल फ्लैज पाकिस्तान को, दैट मीन्स आप क्या बना रहे हो, बी और सी में मेजॉरिटी प्रोविंस रख रहे हो मुस्लिम्स के लिए, चलो मैं मान लेता हूँ। लेकिन फिर बाद में क्या गया था, मुस्लिम मोहम्मद अली जिन्ना ने इससे विड्रॉ किया और उसने क्या डिक्लेयर किया, डिक्लेयर्ड 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन प्लान। याद रखना डायरेक्ट एक्शन प्लान, उसने बोला अगर आप हमारी डिमांड्स को पूरा नहीं करते हो, अगर आप एक सेपरेट स्टेट नहीं बनाते, एक सेपरेट कंट्री नहीं बनाते हो, टू नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं करते हो, ठीक है, फुल फ्लैज्ड पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो हमें मजबूर मत करो डायरेक्ट एक्शन लाने के लिए, हम तो डायरेक्ट एक्शन ही करेंगे। मतलब इसका ये कहना था कि हम लड़ाई करेंगे, जो हो जाए फिर, जो बचेगा जो मरेगा वो अलग बात है, लेकिन हम डायरेक्ट एक्शन प्लान लेकर आएंगे, हम फिर बिल्कुल नहीं मानेंगे। उसके बाद आया एटले अनाउंसमेंट आया था, प्राइम मिनिस्टर एटले था, ठीक है, उसका एक अनाउंसमेंट आया, उसने बोला क्योंकि आफ्टर ऑल जब 1946-45 में वर्ल्ड वार सेकंड कंप्लीट हुआ था ना, ठीक है, जब वर्ल्ड वार हुआ था, हिरोशिमा नागासाकी में ऊपर एटम बम डाला गया, तो एक्चुअली कंट्रीज बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, खत्म हो गई थी कंट्रीज। जीतना एक अलग बात होता है, लेकिन दूसरी बात कंट्रीज पूरा खत्म हो गए थे। तो ये एटले अनाउंसमेंट भी आ गया, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर उसका नाम था एटले। अनाउंसमेंट, ठीक है, अनाउंसमेंट, इसका अनाउंसमेंट क्या था, इसने बोला कि
ब्रिटिश विड्रा इंडिया, ब्रिटिश जो है ये इंडिया को अब विड्रा करेगा। इसने ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया ब्रिटिशर्स, अब हम मतलब ये खुद बोल रहे हैं क्योंकि बात कहाँ से आती थी, बात लंदन से आती थी, ब्रिटेन से आती थी। तो इसने बोला कि ब्रिटिशर्स जो इंडिया में है वो हम अब विड्रा करें, हम छोड़ रहे हैं इंडिया को, हम निकल रहे हैं यहाँ से। इसने डेट बोला, इसने बोला बाई जून 1948 तक हम खाली करेंगे। आज़ादी तो पहले ही मिली उनको, लेकिन उसने इसका ये कहना था कि हम यहाँ तक निकलेंगे, पूरा सामान वामान जो भी है ठीक है तो उसको हम लेकर जाएंगे, लेकिन 10 जून 1948 तक हम क्या करेंगे, कंप्लीट विड्रॉ करेंगे। कहाँ से? ये ब्रिटिशर्स का कहना था। फिर आप बोलोगे कि पोर्टुगीज थे, क्योंकि गोवा में पोर्टुगीज थे काफ़ी टाइम तक, 1960s तक थे वो एक अलग बात है, लेकिन ये ब्रिटिशर्स का कहना था क्योंकि पूरा कंट्रोल ब्रिटिशर्स का ही था। ठीक है, तो वो 1948 तक इसने बोला कि हम विड्रॉ करेंगे। न्यू वॉइस राय इसने अनाउंसमेंट किया, नया वॉइस राय कौन आएगा अब? माउंट बैटन रिप्लेस्ड वेवल। इससे पहले क्या था? वेवल प्लान मैंने बोला था, मतलब उस टाइम वॉइस राय कौन था? वेवल था। अब इसने बोला कि वेवल को रिप्लेस कौन करेगा? माउंट बैटन। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि लास्ट वॉइस राय ऑफ इंडिया कौन था? आपको बोलना लास्ट वॉइस राय तो जो इंडिया का था वो था लॉर्ड माउंट बैटन। ये आपको याद रखना है, लॉर्ड माउंट बैटन आपको याद रखना है। ठीक है, ये किसने इसको रिप्लेस, इसने किसको रिप्लेस किया? आपको बोलना वेवल को रिप्लेस किया। ठीक है, ये नया वॉइस राय, ये एटले का अनाउंसमेंट था। मोर देन वन, ठीक है, मोर देन वन सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, एक से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया जाएगा। कंडीशन, लेकिन एक कंडीशन है कि इफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इज नॉट फुल्ली रिप्रेजेंटेटिव, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है, सब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 50 सीट्स रखेंगे। अगर 50 सीट्स में बोला जाएगा टोटल सीट्स 50 है, अगर 30 सीट्स है, 30 सीट्स तो रखा गया है मिनिमम, इतना तो डेफिनेटली होना चाहिए। अगर इससे कम है तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में फुल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। सपोज मैं बोल रहा हूँ, इन्होंने बोला सिर्फ 50 में से अगर 30 सीट्स हो गए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में तो एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी, ये एक टारगेट रखा। लेकिन अगर उन्होंने बोला 30 से कम रिप्रेजेंटेशन है, मतलब 20 रिप्रेजेंटेशन है, 25 है, 29 है, तो हम क्या बनाएंगे? 2 सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएंगे। मतलब इसका ये कहना था, एक तो हम इंडिया बना लेंगे और एक हम पाकिस्तान बना लेंगे, बस इसका ये कहना था। तो याद रखना, जब प्राइम मिनिस्टर ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया तो यहाँ पर ही फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर वॉइस राय कौन था उस टाइम पे? आपको लास्ट कौन था? माउंट बैटन प्लान। अब देखो माउंट बैटन प्लान का बोला जाता है 3 जून प्लान भी बोला जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि माउंट बैटन प्लान इज आल्सो कॉल्ड 3 जून प्लान। 3 जून में इसने क्या बोला आपको याद रखना है। डेट था 15 अगस्त 1947। इसने इस डेट के लिए बोला पावर हेडेड ओवर टू पाकिस्तान एंड इंडिया। तो इस डेट को बोला गया है कि माउंट बैटन प्लान है, 3 जून प्लान जिसको बोला। इसने बोला कि 15 अगस्त, जून जुलाई अगस्त, मतलब 2 महीने के बाद 15 अगस्त 1947 में पावर दिया जाएगा। किसको? पाकिस्तान और इंडिया को दिया जाएगा। हु डिड इट? ये किसने बोला कि पाकिस्तान और इंडिया को पावर दिया जाएगा? आपको बोला माउंट बैटन, लास्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। स्टेटस क्या दिया जाएगा? आपको बोलना है डोमिनेंट स्टेटस। ठीक है, अभी सॉवरिन गवर्नमेंट नहीं थी, इतना दिया गया कि डोमिनेंट स्टेटस दिया जाएगा। किनको? इंडिया और पाकिस्तान को। ठीक है, रिप का मतलब होता है, ये शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है रिप। रिप का मतलब होता है, आर का मतलब रेड क्लिफ, इंडिया और सॉरी ये पी है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक बाउंड्री लाइन बनाई जाएगी जिसको नाम रखा गया जाएगा रेड क्लिफ। याद रखना, रेड क्लिफ बोला जाता है कि ये क्या बनाया जाएगा, एक बाउंड्री लाइन ड्रॉ की जाएगी और उसको नाम रखा गया है रेड क्लिफ। RIP याद रखना, आर का मतलब रेड क्लिफ, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, DAP याद रखना, DAP डैप, डैप का मतलब होता है डूरेंड लाइन इन अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। ठीक है, मिक याद रखना, MIC मिक, मिक का मतलब होता है मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरनेशनल बाउंड्रीज का नाम क्या है, तो याद रखना रेड क्लिफ जो है, सॉरी रेड क्लिफ जो है ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ड्रॉ किया जाएगा। इंडिया पाकिस्तान बोथ गिवन डोमिनेंट। क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या, कौन सा स्टेट्स इनको मिला एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? आपको बोलना है डोमिनेंट स्टेट्स। बाउंड्री कमीशन को हेड कौन करेगा? बाउंड्री कमीशन बनाई जाएगी, कहाँ से क्या बाउंड्री डालेंगे? जैसे मैं बोलूंगा अभी यहाँ पर, जब अगर मैं इस तरीके से बना लेता हूँ मैप, थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक, ठीक है, उस टाइम ये पोर्शन भी था उस टाइम ये पोर्शन भी था ना पूरा। ठीक, और यहाँ पर एक लाइन ड्रा की गई है इस तरीके से, और यहाँ पर एक लाइन इस तरीके से ड्रा की गई है। ये सर इस तरीके से, ये लाइन जो है इसको बोला गया है ये पाकिस्तान है,
ठीक है, और ये लाइन बोला गया है, ये पाकिस्तान का दूसरा पार्ट है। आ रही बात समझ, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान मैंने बोला था, फिर यही कन्वर्ट हो जाता बांग्लादेश में। तो यहाँ पर भी मुस्लिम्स हैं, यहाँ पर भी मुस्लिम्स हैं, तो मेजॉरिटी दोनों जगहों पर है, लेकिन नाम दिया गया इसको जनरल में आपको याद रखना है, पाकिस्तान याद रखना है, ठीक है। और इसको हेड किसने किया, इस बाउंड्री कमीशन को? रेड क्लिफ हेड था, इसलिए इसको नाम दिया गया रेड क्लिफ लाइन, जो होती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो कि इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। एक और पॉइंट यहाँ पर याद रखो देखो, जनरली बोला जाता है कि जब डिमांड ऑफ पाकिस्तान हुआ है, मोहम्मद अली डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल जो था, जिसने वो सारे जहां से गाया है, उसी की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल जो है, उसने क्या बोला, उसने एक ड्रीम देखा था कि फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान, नहीं फॉर्मेशन ऑफ, ये लिखा जाता है फॉर्मेशन ऑफ पाक जमीन, ये वर्ड्स लिखे गए हैं कि ये बन रहा है, लेकिन कहाँ पर बन रहा है? ये वेस्ट साइड में, इंडिया के वेस्ट साइड में बन रहा है। ये इसने एक ड्रीम देखा था, लेकिन जब इसने ये ड्रीम देखा है, इसने बोला ये ड्रीम तो है कि एक सरजमीन बन रही, एक नया जो है एक कंट्री बन रही है, एक नई जगह बन रही है, लेकिन अब ये तो देखा मैंने इस ड्रीम को, लेकिन उस ड्रीम को पूरा कौन करेगा? इसको पता है ड्रीम को पूरा वही करेगा जो मुस्लिम्स का हेड होगा उस टाइम पे। तो ये इस ड्रीम को किसको बोल रहा है? ये इस ड्रीम को मोहम्मद अली जिन्ना को बोल रहा है। जब मोहम्मद अली जिन्ना को ये ड्रीम के बारे में बोल रहा है कि ऐसे मैंने देखा है, तो मोहम्मद अली जिन्ना इसके साथ प्रॉमिस कर रही है, इसको बोल रहा है आपने ड्रीम देखा है, लीडर मैं हूँ, मुस्लिम्स का लीडर मैं हूँ, लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं आपका ये ड्रीम जो है पूरा करूँगा। और फिर डेफिनेटली उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ब्रिटिशर्स किसको नाम रखते हैं? पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान को ही, और ये वेस्ट पाकिस्तान का ही नाम उसने ड्रीम में देखा होता है, और ये लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर हमें नहीं पढ़ना पड़ता, बट आपको थोड़ा सा ये आइडिया होना चाहिए था। ड्रीम की वजह से ही फिर ये इसने ये पूरा किया, इसलिए वो फिर तैयार ही नहीं हो गया, ठीक है। मोहम्मद अली, ये था कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यहाँ पर हमने बात की 1947 माउंटबेटन प्लान। अब हम क्या हो गए? आज़ाद हो गए। अब हमने ये कंप्लीट किया है। इसमें क्या रहता है, थोड़ा सा कुछ मतलब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो मैं आपको पीडीएफ ग्रुप में ही डाल दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, टेलीग्राम के अंदर आप वो देख लेना। वहाँ पर सिर्फ यही लिखा जाएगा कि इस डेट पे कौन कौन सा सेशन हुआ था और कौन उस सेशन का प्रेसिडेंट कौन है, जैसे मैंने आपको दिखाया था। और भी कुछ एक्स्ट्रा होंगे, वो भी आपको पढ़ना है, वो चार्ट पढ़ना, आपको चार्ट को याद रखना है, बस और कुछ भी नहीं। ये हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें जो है रहता है 5-10 मिनट का, वो है अब रिवोल्ट ऑफ 1857, वो हम कंप्लीट करेंगे। और कुछ बैटल्स, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, उसके बारे में पढ़ना है। बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, डेट ही सिर्फ याद रखना है, बस उतना नहीं, वो डिस्कशन नहीं है उसमें, सिर्फ उतना ही डेट याद रखना है, ठीक है। बस यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। मैंने आपको बोला था मैं हिस्ट्री आपको कंप्लीट करके दूंगा, ये आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो गया। फ्रीडम स्ट्रगल मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। कुछ बच्चों का ये कहना था कि सर आपने मूवी का नाम नहीं बोला। मैंने वो मूवी बोली थी आपको परसों देखने के लिए, उसका नाम था क्या बोलता है उसको, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस याद रखना, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। ये बहुत अच्छी मूवी है, इंस्पायरेशनल मूवी है, देख लेना अगर देख सकते हो। अब इंडिपेंडेंस कंप्लीट हो गया ना, अब आप नोट्स को रिवाइज करो कल दिन के लिए, और मैं बताऊंगा अब जो ही कल आप नोट्स को, पूरे नोट्स को रिवाइज करो, फिर मैं बताऊंगा मूवी का नाम। मूवी का नाम है द गांधे, याद रखना, द गांधे मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है, आपको पूरी हिस्ट्री याद हो जाएगी। यहाँ पर एक एक सिचुएशन आपको समझ में आ जाएगी, सर ने क्या, मैंने क्या बोला था आपको, और हाँ ये चीज़ें हो रही हैं। अरे बात समझ, उसमें मतलब रियल पिक्चर्स भी दिखाए गए हैं, ठीक है। मतलब आपको बहुत मजा आएगा, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी। अगर आपको ये सेशन, हिस्ट्री का सेशन अच्छा लगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, और ये बताओ कि आपका ये पूरा सीरीज़ जो हिस्ट्री की है 10-12 लेक्चर्स फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर, ये कैसा लगा। कल मैं लेकर आऊँगा, सीधी बात है, कल मैं ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाला हूँ। अब मैं नहीं रुकूंगा, मैं फ्लो में चलूँगा। कल हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और सैटरडे और संडे में मैं लेकर आऊँगा इकोनॉमिक्स। सैटरडे संडे के दिन 2 लेक्चर्स लेकर आऊँगा। सैटरडे संडे ही इकोनॉमिक्स आ जाएगा, और उन्हीं 2 लेक्चर्स में, वो लंबे लेक्चर्स होंगे, पूरा इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा। कल हम मूव ऑन कर रहे हैं हिस्ट्री के लिए। इतना आपको याद रखना, सैटरडे और संडे सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? इकोनॉमिक्स के लिए। वो हम कंप्लीट करेंगे, जो भी उसका प्राइवेटाइजेशन जो थोड़ा रह गया था, और प्लानिंग की मैं बात करूंगा, और कुछ बेसिक डेफिनेशंस उसको हम रैप अप करेंगे, ठीक है, संडे मंडे तक, ठीक है। तो और कल हम इंशाल्लाह ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, हम फाउंडेशन डालेंगे कल ज्योग्राफी के, और हम फ्लो में चलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, और लाइक भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो।